मेरी अगर आवाज क्लियर आ रही है साजन सर, एक बार आप बता सकते हैं? मैंने आपको को होस्ट बना दिया है सर, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो। यस सर, परफेक्ट है, परफेक्ट एकदम। थैंक यू होशनी भाई, थैंक यू, आपने हैंड रेस करके इस बात को क्लियर कर दिया कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं, आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि पंक्चुअलिटी इन प्रोफेशन ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी। जिस भी काम को हम वक्त पे शुरू करके वक्त पे मुकम्मल करते हैं, उसके अंदर हमारे कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रेजेंट आवर अपॉर्चुनिटी फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। ये हम कोई भी चीज की अगर प्रेजेंटेशन देने चाहते हैं तो क्या चीज हम, क्या बात उसके अंदर करें कि वो मैक्सिमम इम्पैक्ट को डिलीवर करे। पर इससे पहले मैं इसकी बातचीत की शुरुआत करूं, मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को लगता है कि यार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें पता है कि हमारे को प्रेजेंटेशन के दौरान किन मुद्दों के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, क्या पॉइंट सामने वाले के सामने रखने चाहिए और क्या वजह है जिसकी वजह से एक व्यक्ति डिसीजन लेता है। कोई भी व्यक्ति जब डिसीजन लेता है तो उसके पीछे कुछ सिद्धांत चल रहे होते हैं, कुछ बातें चल चल रही होती हैं। तो क्या लगता है कि किसको लगता है कि यार ये वाकई ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमारे को बेनिफिट होने वाला है? तो जिन जिन को लगता है, मैं चाहूंगा एक बार अपना हैंड रेस करें ताकि मैं देख पाऊं कि कितने लोगों को ये काम का टॉपिक लगता है। तो वी ऑलरेडी हैव अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस पार्टिसिपेंट्स, और मैं इन लोगों की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज दे आर ऑन टाइम। हम जब वक्त पे रहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है एज कम्पेयर टू कि हम इंतजार करते रहे भीड़ आने का, और जो हमारी क्वालिटी है वो भी जो है वो पीछे छूटती चली जाए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हैंड रेस करके मुझे बताया कि हाँ वाकई इस चीज की इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग अपने अपने हैंड रेस कर सकते हैं, अपने हैंड डाउन कर सकते हैं। हम आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैं सभी के हैंड्स को डाउन कर रहा हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड और आज की बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंट फॉर प्रॉफिट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रेजेंट फॉर प्रॉफिट्स। किस प्रकार हम अपनी प्रेजेंटेशन को देख के हम सामने वाले के जरिए अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। ज्यादातर लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम अनुराग गेरा है। बाय क्वालिफिकेशन में एक एमबीए हूँ। सन 2006 के अंदर मैंने अपनी एमबीए को पास आउट किया था गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से। उसके बाद मैंने अलग अलग कॉर्पोरेट्स के अंदर जॉब करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने सेल्स के फील्ड में जॉब करी और अलग अलग बैकग्राउंड के अंदर, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। इंश्योरेंस में काम किया, क्रेडिट कार्ड में काम किया, स्पेस सेलिंग के अंदर काम किया, उसके बाद प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर किया, सर्विस बेस्ड सेलिंग के अंदर किया। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया। और क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और स्पेस सेलिंग ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं। इंश्योरेंस सेलिंग के अंदर मेरा जो तजुर्बा था वो सबसे ज्यादा कम अच्छा रहा बिकॉज मैं इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को कभी समझ नहीं पाया। मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि जिस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस आपको मन में खुद क्रिएटेड नहीं है, जिसको आप खुद, जिस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। बिकॉज सेलिंग इज नॉट अबाउट टेलिंग अ लाई। कई लोगों को लगता है कि झूठ बोलना सेल्स है। झूठ बोलना सेल्स बिल्कुल भी नहीं है। झूठ बोलना टोपी पहनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो सेल्स नहीं है। बिकॉज सेल्स कभी भी एक बारी के लिए नहीं की जाती, सेल्स हमेशा लाइफ टाइम के लिए की जाती है। सेल्स हम जब भी करते हैं सामने वाले को इस पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए कि एक बार अगर इसने मेरे से प्रोडक्ट ले लिया है, एक बार इसने मेरे से सर्विस ले ली है, तो अगर ये जिंदगी में दोबारा कभी भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेता है और वो प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर मैं डील कर रहा हूं, तो इस व्यक्ति को मेरा नाम याद आना चाहिए, इस व्यक्ति को मेरे साथ डील करना चाहिए। व्हेन यू सेल फॉर अ लाइफ टाइम, दैट इज सेलिंग। और जब आप लाइफ टाइम के लिए सेल करते हैं तो आप ब्रांड क्रिएट करते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति में और एक ब्रांड के अंदर, चाहे हम कॉर्पोरेट्स के अंदर बात करें चाहे इंडिविजुअल में बात करें, ब्रांड का मतलब क्या होता है? एक वो व्यक्ति, एक वो इंस्टीट्यूशन जो अपनी कही हुई बातों पे स्टैंड करता है। लेट्स से अगर टाटा कहता है क्वालिटी कार्स मैं प्रोड्यूस करता हूं और हर बार उसकी कार्स 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग को लेके आती है, तो वो अपनी कमिटमेंट पर खरा उतर रहा है। बीएमडब्ल्यू कहता है प्योर ड्राइविंग प्लेजर। बीएमडब्ल्यू कभी नहीं कहता कि आपको मेरी बैक सीट पे बैठने में मजा आएगा। बीएमडब्ल्यू कहता है कि आपको गाड़ी को ड्राइविंग का मजा लेना है ना, तो आप मेरी गाड़ी खरीदो, आपको चलाने में मजा आएगा। और एवरी सिंगल टाइम वो इसी बात पे फोकस करके करते हैं कि वो अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर पाए। जब एक व्यक्ति उनका स्टीयरिंग व्हील हाथ में थामे तो उनको वो मजा आए चलाने के अंदर, जो एक व्यक्ति को, एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट को चाहिए।
So sales is about making a commitment and fulfilling it. Sales is about making a commitment and fulfilling it. तो मैं आपको बता रहा था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर मैं कामयाब ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि मैं इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को तब तक समझ नहीं पाया था। मैं इंश्योरेंस को बड़ा ही वाहियात, बड़ा ही बेकार का प्रोडक्ट मानता था। मगर हमेशा कहते हैं कि भाई कीचड़ कमल में उगता है, कीचड़ कमल में खिलता है, सॉरी कमल कीचड़ में खिलता है, थोड़ा सा स्लिप ऑफ वर्ड्स हुआ। उस समय पे जब मैं सेल्स के लाइन में सबसे ज्यादा डाउन बैठा हुआ था, इंश्योरेंस के अंदर मैं बिल्कुल भी कामयाब सेल्स में नहीं हो रहा था, उस दौरान मेरे को मेरे पैशन का पता लगा। मुझे मेरे ब्रांच मैनेजर ने एक बार अपने ट्रेनिंग मैनेजर की एब्सेंस के अंदर ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए बोला और बाहर आके जितने भी एडवाइजर्स थे उन्होंने रिटर्न में मेरे ब्रांच मैनेजर को दिया कि ट्रेनिंग मैनेजर को फायर करके मुझे ट्रेनिंग मैनेजर हायर कर लिया जाए। बट वहां पे क्योंकि पॉलिसी नहीं थी तो फिर मैंने रिजाइन करके उसके बाद अपने आप को ट्रेनिंग के फील्ड में लाना स्टार्ट किया और उसके बाद लगभग 12 सालों से मैं लगातार ट्रेनिंग के फील्ड में जुड़ा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने कॉर्पोरेट्स के अंदर ट्रेनिंग दी है। सीईओ लेवल के व्यक्ति से लेकर ग्राउंड लेवल तक के व्यक्ति के साथ में शामिल रहा हूं, 1-to-1 कॉल्स में शामिल रहा हूं, ग्रुप मीटिंग में शामिल रहा हूं, स्टेज से स्पीकिंग में शामिल रहा हूं। तो इस दौरान बहुत सारे, अगर मैं बात करूं तो इन करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैंने मूव करी है पर्सनली, या फिर मैं उसको मूव करने की सपोर्ट में रहा हूं, मैंने उसको मूव करवाने में हेल्प किया है। तो उन सारे के सारे एक्सपीरियंस को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत शॉर्ट के अंदर, बिकॉज ये टॉपिक बहुत डिटेल्ड है। बट मैं आज आपके साथ इसका ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा ताकि हमको ऊपर से आइडिया मिल जाए, हमको एक क्रक्स मिल जाए कि क्या चीजें हमको फोकस करनी होती हैं जब हम सेल्स की बात कर रहे होते हैं, जब हम सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रेजेंट फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए मैंने एक लाइन हमेशा लिखी है, बोली है, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? कम्युनिकेशन ईमानदार होनी चाहिए, असरदार होनी चाहिए, वजनदार होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। विच मीन्स जब भी आप किसी सामने वाले से बात करें तो उसके अंदर ऑनेस्टी, ट्रुथ झलकना चाहिए। सेकंड, वो इंपैक्टफुल होनी चाहिए। सबसे पहले ईमानदार, फिर असरदार। वो इंपैक्टफुल होनी चाहिए, वो उस पॉइंट पे जाके हिट करनी चाहिए जिस पॉइंट पर आप हिट करना चाहते हैं। आपको पहले अपना टारगेट लॉक करना होता है। अपना टारगेट आपको लॉक करके उस पॉइंट पर एग्जैक्टली प्रिसीजन के साथ हिट करना होता है जिस पॉइंट पे आप हिट करना चाहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा रिजल्ट आए, जहां पे सबसे ज्यादा पेनफुल एरिया हो। आप उस पॉइंट पर जब हिट करेंगे तो वो इंपैक्टफुल रहेगी। तीसरी जो रहेगी, वजनदार। आपकी बातचीत के अंदर सब्सटेंस होना चाहिए। हवा में बात मत करें, विदाउट लॉजिक्स बात ना करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेल्स के अंदर पीपल बाय अ प्रोडक्ट फॉर इमोशंस बट जस्टिफाई इट विद लॉजिक्स। इस लाइन को अंडरलाइन करके रख लीजिए। आई होप आप डायरी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। मैं भी कल रात के 2 बजे तक इस प्रेजेंटेशन को क्रक्स बनाने में लगा हुआ था। रात के 2 बजे के बाद मैं इस प्रेजेंटेशन को फाइनलाइज करके सोया। उस समय पर मैंने भी अपने नोट्स बनाए और आई होप आप भी इसको नोट्स को जरूर बना रहे होंगे। प्रेजेंटेशन जब भी होती है वो इंपैक्टफुल होनी चाहिए, वो असरदार होनी चाहिए, वो विद सब्सटेंस होनी चाहिए। ज्यादातर प्रेजेंटेशन जब हम दे रहे होते हैं ना, तो हम हवाई बात कर रहे होते हैं जिसका धरातल से कोई लेना देना नहीं होता, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। हम सामने वाले के इमोशंस से तो प्ले कर रहे होते हैं, मगर होता क्या है, इमोशंस को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक्स जरूरी है। अगर हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर वो लॉजिक्स अवेलेबल नहीं है तो सामने वाला नहीं खरीदेगा। एक शेख चिल्ली की बात में और एक बिजनेसमैन की बात में यही अंतर होता है। जब एक बिजनेसमैन बात करता है तो वो विद लॉजिक्स, विद एग्जांपल, विद डेटा बात करता है। मैं विवेक बिंद्रा जी की एक कोट को बार बार बोलता हूं कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ये विवेक बिंद्रा जी जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस लीडर है और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर यूट्यूब चैनल चलाते हैं। 18 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। वो इस कोट को बार बार बोलते हैं एंड आई टेक दिस कोट बाय हार्ट। आपका बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता, बिकॉज डेटा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सामने वाला डेटा को क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी होता है कि हम सामने वाले के सामने वो डेटा रखें
जिसके ऊपर वो अपने डिसीजन को आधार करके हम उसके इमोशंस को ट्रिगर कर सकें। तो कम्युनिकेशन, जब हम बातचीत करते हैं सेल्स के अंदर, तो कम्युनिकेशन सबसे पहले ईमानदार होनी चाहिए, वजनदार होनी चाहिए, असरदार होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। व्हेन वी से लगातार होनी चाहिए, दैट मींस सेम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आपको बार बार मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपके शब्द कुछ कह रहे हैं, कल शब्द कुछ और कह रहे हैं, परसों कुछ और कह रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन लगातार चेंज होती चली जा रही है, आपके वर्ड्स का मतलब लगातार चेंज होता जा रहा है। आज आपकी बातों से कोई और भाव निकल रहा था, कल आपकी बातों से कोई और भाव निकल रहा है। जब आप लगातार कंसिस्टेंटली सेम मैसेज को सेम टोन के अंदर, सेम चीजों के अंदर लगातार कम्युनिकेट करते चले जाते हैं, तो आपका ब्रांड बन जाता है। एक बारी में ब्रांड कभी भी नहीं बनता, एक बारी में आपकी स्टेटमेंट कभी भी नहीं बनती। आपको लगातार बार बार सेम कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, बार बार लोगों के दिमाग में डालना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि आज पेप्सी और कोक इतने बड़े ब्रांड हो चुके हैं, पर उसके बावजूद वो लगातार एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज अगर वो लोगों की नजर में नहीं रहेंगे तो वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। अगर आपको लोगों की नजर में रहना है तो आपको लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन में बने रहना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन? एक प्रेजेंटेशन किन स्टेजेस से होकर गुजरती है? सबसे पहली स्टेज होती है क्रिएटिंग कनेक्शन। जब मैं सामने वाले के साथ बैठा हूं, चाहे मैं स्टेज से स्पीकिंग कर रहा हूं, चाहे मैं 1-to-1 स्पीकिंग कर रहा हूं, चाहे मैं जूम के ऊपर स्पीकिंग कर रहा हूं, सबसे पहले आपको सामने वाले का ध्यान आकर्षित करके उसके साथ अपना कनेक्शन बनाना पड़ता है। जब आप सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं, सामने वाले को एक रीजन देते हैं कि वो आपको क्यों सुने, वो पहली स्टेज होती है प्रेजेंटेशन की। आपको सबसे पहले कनेक्शन बनाना है, क्योंकि अगर आपने कनेक्शन और बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाए हैं सामने वाले के साथ, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर नहीं कर पाए हैं, तो आप कभी भी उसका फोकस बहुत ज्यादा देर तक अपनी बातचीत में बना के नहीं रख पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिंग, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन। सेकेंड होती है ओपन द सेल। ओपन द सेल यानी कि आपको अब जब आपने कनेक्शन बना लिया है, आपको एक रीजन देना है कि वो व्यक्ति क्यों सुने आपकी बात को। वो आपकी 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, वो आपकी बातचीत को क्यों सुने। जब वो एक रीजन आप उसको देते हैं, वो रीजन उसके काम का होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। जब आप वो एक रीजन देके शुरुआत करते हैं, उस बॉटल को ओपन करते हैं, ये सेकंड स्टेज है प्रेजेंटेशन की। तीसरी आती है क्लोजिंग द सेल। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। हम में से ज्यादातर व्यक्ति को लगता है कि क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन होती है। एक बात आज याद कर लीजिए, एक बात हमेशा समझ लीजिए, यू कैन ओनली क्लोज अ पर्सन व्हेन ही इज ओपन। जब एक व्यक्ति ओपन है, आप तभी उसे क्लोज कर सकते हैं। जब वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, क्लोज माइंडेड हो चुका है, उसने अपना दिमाग बंद कर लिया है, उसके बाद आप उसको क्लोज नहीं कर सकते। और जब हम अपनी पूरी बातचीत खत्म कर चुके होते, जब हम अपनी पूरी की पूरी एग्जांपल दे चुके होते हैं और लास्ट पॉइंट पे जाकर हम उसे क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तब तक उसके सामने कंप्लीट पिक्चर आ चुकी होती है। वो ऑलरेडी अपने माइंड के अंदर क्लोजनेस ला चुका होता है। उस समय पे वो आप उसे जो मर्जी बोले, वो क्लोज होने वाला नहीं है। क्लोजिंग की शुरुआत प्रेजेंटेशन की ओपनिंग से हो जाती है। आपको पहले से पता होना चाहिए एग्जैक्टली विच पॉइंट पे आप उसको ले जाके बेचने वाले हैं। यहाँ पे कोई ऐसे लोग शामिल हैं जो कोई इस प्रेजेंटेशन के अंदर हो, जिनके साथ मैंने वो गेम खेली है ताश के पत्तों वाली, जिसके अंदर मैं एक पत्ता पेपर पे लिख कर दे देता हूं और फिर मैं सामने वाले से सवाल पूछता हूं कि आपको कौन सा पत्ता चुनना है, रेड चुनना है या ब्लैक चुनना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वो गेम देखी हुई है? रोशनी मुबारक जी है, मेरे ख्याल से दीघा के अंदर उन्होंने इस गेम को देखा भी था, खेला भी था। तो वो क्या था, वो एक पॉइंट था, अमित कुमार जी ने भी देखा है। वो क्या था, जब मैं पहले पत्ता लिख देता तो मुझे पता है कि मुझे क्या चीज क्लोज करनी है, और मैं अपने क्वेश्चंस को उसी प्रकार से ओपन करता हूं, कीपिंग इन माइंड कि मुझे क्या बेचना है। जब मुझे पता है मेरा एंड पॉइंट क्या है, मुझे क्या बेचना है, तो मेरी स्टार्टिंग वहां से होती है। पहले डेस्टिनेशन डिसाइड होता है माय डियर फ्रेंड। सेल के अंदर, लाइफ के अंदर पहले डेस्टिनेशन डिसाइड किया जाता है, फिर जर्नी की शुरुआत होती है। अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो मैप के अंदर आप पहले जयपुर को फिल करते हैं, आप अपना डेस्टिनेशन लॉक करते हैं,
उसके बाद आप जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सेल्स के अंदर भी, प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपको ये बात पता होनी चाहिए मुझे एग्जैक्टली किस पॉइंट पे लाकर सामने वाले को क्लोज करना है, क्योंकि आपकी सारी की सारी प्रेजेंटेशन की रूपरेखा, आपकी सारी की सारी प्रेजेंटेशन की दूरी, आपकी सारी की सारी प्रेजेंटेशन की दिशा इस बात पर तय होगी आपका क्लोजिंग पॉइंट कहां पे है। अगर आप ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन सामने वाले के किसी सवाल की वजह से थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो भी जाते हैं, डी ट्रैक हो भी जाते हैं, तो भी अगर आपको अपना क्लोजिंग पॉइंट पता है तो आप घूम कर वापस उस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हम अपना क्लोजिंग पॉइंट लेकर नहीं चलते कि मुझे क्लोज कहां पे करना है, वो क्या स्टेटमेंट्स होंगी, वो क्या ऑफर होगा जिससे मैं क्लोज करूंगा। बिकॉज अगर मुझे अपना क्लोजिंग ऑफर नहीं पता तो मैं कभी भी ओपनिंग ऑफर उसके अकॉर्डिंगली कर नहीं सकता। क्रिकेट के मैदान के अंदर भी अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो पहले खेलने वाले को एक टेंटेटिव स्कोर पता होता है कि इस पिच पर, इस कंडीशन पर मुझे इतना स्कोर क्रिएट करना है, ये क्लोजिंग स्कोर मुझे चाहिए, पूरी की पूरी बैटिंग उसके अकॉर्डिंगली तय होती है। फिर अगर प्लान के अकॉर्डिंगली चीजें नहीं जाती, मान लो जल्दी विकेटें गिर गई हैं या कुछ हो गया है, तो भी उस क्लोजिंग पॉइंट को दिमाग में रखते हुए होता है कि चलो अगर पहले 10 ओवर में एक की बजाय 2 विकेटें गिर गई तो मैं कैसे खेलूंगा, अगले 10 ओवर कैसे खेले जाएंगे, उससे अगले 10 ओवर कैसे खेले जाएंगे। You need to decide your closing point before the presentation. Before the presentation, only then you will be able to close. Once you have done the closing, अब आप अपना क्लोजिंग पॉइंट डिसाइड कर चुके हैं, अपना क्लोजिंग कर चुके हैं, अब आपका काम केवल ये है, यू नीड टू बिल्ड द फेथ। अब आपको सामने वाले को स्टीयरिंग पे बिठा देना है। कार वो चला रहा है, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, मगर बता आप रहे हैं, डायरेक्शन आप दे रहे हैं, आप उसको उस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, उस एंड पॉइंट तक लेके जाएंगे जिस पॉइंट पर आपने अपना डेस्टिनेशन मैप में डाला हुआ है। और जब वो व्यक्ति खुद अपनी गाड़ी को चलाकर उस पॉइंट तक लेके जाता है तो उसके अंदर एक फेथ बिल्ड होता है कि यार ये डिसीजन तो मेरा अपना है। लाइफ में एक बात याद रखिएगा, इंसान कभी खुद के लिए हुए डिसीजन को काटता नहीं है। अगर एक व्यक्ति ने खुद कुछ बातों पे एग्री किया है, वो उन बातों को कभी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, वो कभी भी उन बातों को नहीं काटेगा जिस पर उसने पहले यस कर दिया था। वो उन सवालों पर कभी सवाल नहीं उठाएगा जिनके ऊपर वो ऑलरेडी अपना एग्रीमेंट दे चुका है। तो आपको कुछ चीजों पे ऑलरेडी उसका एग्रीमेंट ले लेना है। एग्रीमेंट लेना क्या किन बातों पर है, उन बातों को दिमाग में रखते हुए जिसपे आपको क्लोजिंग करनी है, और उसके बाद उसको स्टीयरिंग व्हील पे बैठा के आपको बस इंफॉर्मेशन के जरिए उसको स्ट्राइव करवा के, उसको ड्राइव करवा के उस पॉइंट पर लेके जाना है जिस पॉइंट पर आपकी क्लोजिंग इंतजार कर रही है। और जब आप उसको उस पॉइंट पे ले जाएं, ऑल यू हैव टू डू, आस्क हिम टू गेट स्टार्टेड। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एक सर्वे में पता लगा था 78% of the sales professional never asked for money. वो नेक्स्ट स्टेप पर ओपनली बात ही नहीं करते, वो इंतजार करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, वो उसको स्टार्ट करने के लिए कहते ही नहीं है। बिकॉज इस जगह पर आके नो सुनने का टेंडेंसी आ जाती है। यह हो सकता है सामने वाला मना कर दे, और हम नो से इतना घबराए होते हैं, नो से इतना डरे होते हैं कि उस नो से बचने के लिए हम ओपन एंडेड सेल छोड़ के आ जाते हैं, हम उस सेल को क्लोज करके ही नहीं आते। 78%, my dear friend, 78% of the sales professionals never ask for money. They never ask prospective customer to start. सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। अब हम इन एक एक स्टेप्स को, इन पांचों स्टेप्स को शॉर्ट में कवर करते हैं ताकि हम एक ब्लूप्रिंट को समझ पाए प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम कनेक्शन क्रिएट करने की बात करें कि हमको कनेक्शन क्रिएट करना होता है, तो उस कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या बातें करनी है। ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। तो मैंने ट्रस्ट को एक एब्रीविएशन बना दिया है, T स्टार्ट्स फॉर ट्रुथ। आप शुरुआत कीजिए कि भाई आज जो भी बातचीत मैं करूंगा मैं वो 100% फैक्ट्स बेस्ड बातचीत करने वाला हूं।
आज जो भी मैं आपसे बातचीत करूंगा वो केवल और केवल सत्य पे आधारित होगी, और मेरा काम केवल यह है कि मैं आपको एक बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकूं ताकि आप खुद के लिए डिसीजन ले सकें। उसके बाद आपको उससे रिलेट करना होता है। रिलेट आप कैसे करते हैं? आपकी एजुकेशन, आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड, आप कहां से हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, उसके परिवार में कितने लोग हैं, आपको एक कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, कॉमन पॉइंट चुनना होता है। जरा सोच के देखिए, मान लीजिए आप साउथ इंडिया में ट्रेवल कर रहे हैं, साउथ इंडिया के अंदर सारे के सारे लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तमिल में या तेलुगु में या मलयालम में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तभी आप बैक कहीं पीछे देखते हैं और वहां पे हिंदी में बातचीत हो रही है। इमीडिएटली आप क्या होगा, आप इमीडिएटली पीछे देखेंगे, यार ये हिंदी में आवाज कहां से आई है, और उस व्यक्ति से इमीडिएटली आपका एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बन जाएगा, बिकॉज आप भी हिंदी में बोलने वाले हैं और वो व्यक्ति भी हिंदी में बोलने वाला है। एक अननोन टेरिटरी के अंदर आपके पास एक कॉमन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन आ गया है। तो हमें सबसे पहले यही बात करनी होती है। अगर आप जैसे भी देखिए, कभी आपने मुझे देखा होगा स्टेज से बात करते हुए, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि भाई अगर मैं पंजाब में गया हूं तो मैं हमेशा इस बात को बताने में बहुत ज्यादा फोकस करता हूं कि मेरी मदर जो है वो अमृतसर से है, पापा जो है वो साहनेवाल से है, लुधियाना के पास, और इस तरह से मैं कहीं ना कहीं पंजाबी का खून रखता हूं। क्यों वो बात क्यों बताई जाती है? बिकॉज जब मैं पंजाब में हूं तो मैं ये बता सकूं भाई मैं पंजाब से कनेक्टेड हूं, मेरी जो रूट्स है वो पंजाब में है। और कितनी बार ऐसा हुआ है, जब मैं लुधियाना में था तो मुझे कई लोगों ने आके बोला कि सर हम भी साहनेवाल से आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉमन कनेक्शन बन गया कि यार ये हमारे आसपास का है, ये मेरी ही टीम का व्यक्ति है, ये कोई बात मुझे बोलेगा तो मुझे सुनना चाहिए, मुझे इसकी बात को समझना चाहिए, बिकॉज ये कॉमन ग्राउंड है। अगर मैं कहीं महाराष्ट्र में होता तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मुझे अपनी जॉब के अंदर महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया में घूमने का बड़ा मौका मिला। यवतमाल, वाशिम, नागपुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, मैं इन सब जगह पे होकर आया हूँ। फलानी जगह पे खाना खाया है, इस जगह पे खाना खाया है। उसकी केवल एक वजह होती है ताकि मैं महाराष्ट्र के लोगों को बता सकूं मैं आपके लिए नया नहीं हूं, मैं उन चीजों को समझता हूं, मैं उन ग्राउंड रियलिटीज को समझता हूं जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें आप खड़े हो। आई ऑल्सो नो यू, मैं आप में से एक हूं, और जब मैं आप में से एक हूं तो वो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। यही काम मैं यूपी में, बिहार में या जिस भी जगह पे जाता हूं मैं करता हूं। सेम चीज जूम मीटिंग के ऊपर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैंने 500 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 500 से ज्यादा गांव के अंदर जाके चाय पी हुई है, क्योंकि जूम मीटिंग के ऊपर सारी जगह से लोग आए हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई मुझे सारे की सारे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मुझे सारे के सारे गांव का एक्सपीरियंस है, मुझे सारे के सारे रीजन्स का एक्सपीरियंस है। फिर मैंने से कि मैं ग्राउंड लेवल के व्यक्ति से एक सीईओ लेवल तक के व्यक्ति को ट्रेन कर चुका हूं। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि मुझे नहीं पता जूम मीटिंग में किस पद का व्यक्ति आके बैठा है, किस लेवल का व्यक्ति आके बैठा है, किस एजुकेशन का लेवल का व्यक्ति आके बैठा है, तो मैं कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिल्ड कर जाऊं कि मेरे भाई मैं भी आपकी प्रॉब्लम को, आपके पॉइंट को, आपकी जगह को समझता हूं, बिकॉज मैंने इस लेवल से लेकर इस लेवल तक की पूरी मार्केट के साथ कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है, तो मैं कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करता हूं, तो यू शुड लिसन टू मी। तो आपको सामने वाले के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। जितनी जल्दी आप एक कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर पाए, चाहे आपके छोटे बच्चे उनके छोटे बच्चे हैं, आपको और उनको सीरियल पसंद है, अगर कहीं पर छोटा बच्चा मिल जाता है तो मैं उनके साथ ग्राउंड पकड़ लेता हूँ कि यार आपका बच्चा कौन सा कार्टून देखता है, मेरा तो आना एल्सा देखता है या यूनिकॉर्न देखता है। एक कॉमन ग्राउंड, वो चीज जो आपके और उसके बीच का आइस ब्रेकर, जो पतली सी आइस आपके और उसके बीच में जमी हुई है, उसको मेल्ट कर दे। वो एक रिलेशन, अगर मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के अंदर महाराष्ट्र के दो व्यक्ति आपस में टकरा जाए तो उनका इमीडिएट रिलेशनशिप बन जाएगा। अगर दो व्यक्ति बॉम्बे में है और जालना के दो व्यक्ति आपस में टकरा जाए तो बॉम्बे के अंदर उन जालना वालों के दो का आपस में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा। हम अगर लेट्स से कर्नाटका के अंदर और वहां पे बिहार के दो व्यक्ति आपस में टकरा जाते तो उनका आपस में रिलेशनशिप बहुत इजीली बन जाएगा। अगर आप बिहार में और आप दोनों का स्कूल सेम निकल कर आ गया है तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छी जल्दी बन जाएगा। यानी कि कोई भी कॉमन ग्राउंड अगर आप लोगों के बीच में मिल गया है तो वो पहला लेवल, वो पहला ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो गया है। अब आपके साथ उसकी बातचीत करने का लेवल चेंज हो जाएगा, आपके साथ उसका कनेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से बिल्ड हो जाएगा। तीसरी चीज, आपको अपनी अंडरलाइंग इंटेंशन को क्लियर करना है।
आपको बार बार बोलना है कि भाई आई एम हेयर टू प्रेजेंट माय प्रोजेक्ट, मगर फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा। मैं यहां पे आपको कोई बेचने नहीं आया हूं, मगर यस डेफिनेटली मैं आपके बारे में एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने आया हूं जिसमें बहुत पोटेंशियल है। मैं अपनी इंटेंशन क्लियर कर रहा हूं कि मेरा मकसद आपको बेचने का नहीं है। बी इट यस और बी इट नो, आपका जो डिसीजन ना हो चाहे हाँ हो, दोनों ही केस मुझे एक्सेप्टेबल है, बिकॉज उससे अगर किसी एक को फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा। मेरा काम, मेरा रोल, मुझे आज परमपिता परमेश्वर ने केवल और केवल आपके सामने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस प्रोजेक्ट को रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और मैं उस बात पे मान के चलता हूं कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचना माँ कर्मफले तुर्भु माता संकुतु सुकर्मणि। भाई मैं केवल अपने चीजों को आपके सामने रखने वाला हूं, दैट्स इट। इससे होता क्या है, जब आप ये बात बोल देते हैं कि आपको यस या नो से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहली चीज तो आपके सर से लोड हट जाता है। होता क्या है, जब मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं इसको सेल करूंगा सेल करूंगा सेल करूंगा, तो मेरी आंखों में डॉलर साइन दिखना स्टार्ट हो जाता है। मैं इम्पेशेंट हो जाता हूं। मुझे अपने ऊपर से उस स्ट्रेस लेवल को रिमूव करना है, मुझे अपने उस इम्पेशेंट टैग को हटा देना है। एक बिजनेसमैन कभी भी इम्पेशेंट नहीं होता, एक सेल्समैन हमेशा इम्पेशेंट रहता है, क्योंकि सेल्समैन इस महीने के टारगेट को सोच रहा है, जबकि एक बिजनेस मैन एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने पे फोकस करे कि यार एक बार रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए फिर तो लाइफ टाइम इसके साथ मैंने बिजनेस करना ही करना है। तो जो आप ये बात बोल देते हैं तो आपके ऊपर से इम्पेशेंट का टैग हट जाता है। तो इस बात को आप जरूर बोला करें। देन स्पीक फ्रॉम द हार्ट। किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें। एक ओरिजिनल टाइटन घड़ी डुप्लीकेट रोलेक्स से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, ज्यादा बेहतर वैल्यू पे बिकने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, सो ऑलवेज स्पीक फ्रॉम द हार्ट, जो आपके दिल से निकल रहा है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना हो और एक मैकडॉनल्ड्स आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, एक 20 किलोमीटर की दूरी पर हो, तो आप हमेशा 2 किलोमीटर दूरी वाले मैकडॉनल्ड्स पर जाएंगे, क्योंकि वहां पे दोनों जगह पर सेम चीजें मिल रही हैं। जबकि अगर आपको दिल्ली के पास मूर्थल ढाबा है, वहां पे सुखदेव के परांठे बहुत फेमस है, अगर आपको वो खाने हो तो आपको 70 किलोमीटर ड्राइव करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वही मिल रहे हैं, वो ओरिजिनल है। सो ऑलवेज स्पीक फ्रॉम द हार्ट, ऑलवेज स्टे ओरिजिनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप सामने वाले से रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो। एंड टेल देम क्लियरली फाइनल डिसीजन इज इन योर हैंड। जब एक सामने वाले को लगता है कि हाँ यार फाइनल डिसीजन मेरा रहने वाला है, ये मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख के डिसीजन नहीं करवाने वाला, तो वो अपने जितने भी गार्ड्स है वो उठा के नीचे रख देता है। और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है, ऑलवेज से फाइनल डिसीजन इज योर हैंड। अपने हाथ को ओपन कीजिए। अब ये जो चीज है अपने हाथ को ओपन करना, या हम जब भी आपने देखा होगा मूवीज के अंदर भी बोलते हैं हैंड्स अप, उसका एक पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है साइकोलॉजिकल, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के बैकएंड से चलता आ रहा है। जब आप अपने खाली हाथ दिखाते हैं, ओपन हाथ दिखाते हैं, तो अब ये बताते हैं मैं अनआर्म्ड हूं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तो आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम हथियार लेकर नहीं चल रहे हैं, मगर ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ये चीजें कोडेड है। तो ऑलवेज से भाई आई एम फ्री, भाई मैं, आपका डिसीजन, फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा। मैं तो केवल यहाँ पे अपनी बातचीत कहने के लिए आया हूं। व्हेन यू से दैट अनआर्म्ड, तो सामने वाले अपने डिफेंसेस को रख देता है, वो आपकी बात को ज्यादा क्लियरली समझता है। ये 5 चीजें हैं जिनको आप ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर यू सेलिंग? कोई एक दो जने मुझे हैंड रेस करके बताएंगे कि आप क्या बेच रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो बाकी चीजों को मैं और थोड़ा सा जल्दी लेके चल पाऊंगा, बिकॉज हमने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन साजवन सर का भी अटेंड करना है। कोई एक दो व्यक्ति मुझे हैंड रेस करके बताएंगे व्हाट आर यू सेलिंग, हम क्या बेच रहे हैं? कोई भी व्यक्ति। संजय नागेश्वर जी ने किया सर, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, उसके बाद चंदन कुमार जी से भी बात करेंगे। सर क्या बेच रहे हैं आप, बताएंगे मुझे एक या दो शब्दों के अंदर, व्हाट आर यू सेलिंग? चंदन जी मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी सर। सॉरी संजय जी बताएं सर। सर मीथर का कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं। चंदन जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर मुझे। मीथर का कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं सर। हाँ जी, मीथर का कॉन्सेप्ट सर। मीथर का कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं हम, बहुत बढ़िया सर। कोई और व्यक्ति बताना चाहेगा? चंदन जी सर क्या सेल कर रहे हैं आप?
चंदन जी मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर, क्या सेल कर रहे हैं आप? चंदन जी शायद अपने आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी चंदन जी। हेलो जी चंदन जी, क्या सेल कर रहे हैं सर आप? मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ सर। सर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं? एम कॉइन प्रोडक्ट बेच रहा हूँ सर। एम कॉइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। जी सर। थैंक यू सर। एक और लेते हैं दीपक कुमार जी का। मैं वीवो 1915 का नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नाम नहीं पता लग रहा, तो मैं वीवो से तो आपका सर मौका नहीं ले पाऊंगा, बट मैं दीपक कुमार जी को लास्ट एक चांस देना चाह रहा हूँ। दीपक जी मैंने आपको अनम्यूट का भेजा है सर रिक्वेस्ट। गिरा जी, हम लोग अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं। हम लोग अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं सर, किस चीज की अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं? उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हम उसको दे रहे हैं। ऐसी हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे उसकी life change इन हो सकती एवरी वे वी कैन चेंज हिज लाइफ। है। एक अपॉर्चुनिटी जो कि उसकी लाइफ बदल सकती है। डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी लोगों ने मेरा सहयोग दिया इसके अंदर। तो दीपक जी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया सर। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बता देता हूं सर, जो हम आपको ध्यान रखनी होती हैं। पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट, दे बाय सॉल्यूशन फ्रॉम द पीपल दे ट्रस्ट। हमें से ज्यादातर व्यक्ति प्रोडक्ट बेचते हैं, जबकि सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहता सर। हम में से कोई भी व्यक्ति एसी नहीं खरीदना चाहता था। हम में से सभी के सभी व्यक्ति गर्मी से छुटकारा पाना चाहते थे। अब गर्मी से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एसी भी अवेलेबल है, पंखा भी अवेलेबल है, मैजिक फैन भी अवेलेबल है, कूलर भी अवेलेबल है। एक इंसान गर्मी से छुटकारा पाना चाहता है, आप उसको एसी पकड़ा दो या डीसी पकड़ा दो या कैसी सी भी पकड़ा दो, अगर उसको गर्मी से छुटकारा मिल रहा है तो उसके लिए वो चीज काम की है। उसको प्रोडक्ट के नाम से कोई मतलब नहीं है, उसको सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? गर्मी से छुटकारा। तो दो चीजें सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सामने वाला व्यक्ति सॉल्यूशन खरीदता है, प्रोडक्ट नहीं। उसको एम कॉइन से कोई मतलब नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी से कोई मतलब नहीं है। बट सर ने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली, एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज हिज लाइफ। मगर ये थोड़ा सा वेग आंसर है, मैं आपको इसको और क्लियर करके बोलना पड़ेगा। बट ये बाकी के मुकाबले ज्यादा ही बेहतर है, बिकॉज क्योंकि जब मैं ये बात कर रहा हूं थोड़ा सा चेंज करने बोलना पड़ेगा, बिकॉज बहुत से लोगों ने इस लाइन को इतना घिस चुके हैं हम ऑलरेडी, जब से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई है, कि अब वो व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी शब्द को सुनते ही इसको रिलेट कर देता है कि नेगेटिव न्यूज से, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं। वहां को थोड़ा सा शब्द चेंज करने की जरूरत है, जो कि ज्यादा कस्टमाइज्ड हो हमारी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, मगर उसमें ये अपॉर्चुनिटी शब्द ना है, बट वो हमारे उससे रिलेटेड हो। तो सामने वाला प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदता, सामने वाला सॉल्यूशन खरीदता है। और मैं 3 सॉल्यूशन उसको ऑफर कर सकता हूं। पहला, व्हाट आर वी ऑफरिंग। अब मैं एक एक करके आपके सामने एक एक स्टेटमेंट लाने जा रहा हूं। मेरी केवल एक रिक्वेस्ट है, अपने आप से पूछिएगा मन में, जब ये स्टेटमेंट आपने सुनी तो आपके मन में क्या जवाब आता है? जब आपने ये स्टेटमेंट सुनी तो आपके मन में क्या जवाब आता है? हम सबसे पहले बेच रहे हैं ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अब मैं इस आगे वाली स्लाइड पे उस एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स पे आऊंगा, बट हम पहले क्या बेच रहे हैं? वी आर सेलिंग अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट विद अ कैलकुलेटेड रिस्क। अगर सामने वाला व्यक्ति अपने पैसे को ज्यादा तेजी से ग्रो करवाना चाहता है तो मैं हूं। मैं ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑफर दे रहा हूं उसको, एक ग्रेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं, जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट को मैनीफोल्ड कर सकता है विद कैलकुलेटेड रिस्क। विद नॉट रिस्क नहीं कह रहा मैं, ग्रेट इनकम पोटेंशियल विद मिनिमम एफर्ट्स। अब जब हम ये बात बोलते हैं तो हमको दोनों साइड बोलनी है। आपके पास इनकम का पोटेंशियल है, बट विद मिनिमम एफर्ट्स, बहुत कम एफर्ट्स से आप एक बहुत बेहतर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये 3 बातें हम अपनी अपॉर्चुनिटी के जरिए, अपने प्रोडक्ट के जरिए उसको ऑफर कर पाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी जूम मीटिंग अटेंड करी हो
तो मैं हमेशा शुरुआत में 10 मिनट लेता हूं केवल इसी बात पे बात करने के लिए कि मैं आज आपको 3 सवालों का आंसर देने वाला हूं, मैं आज आपको 3 चाबियों का आंसर देने वाला हूं, मैं उन 3 बातों का जवाब देने वाला हूं जिनको आप तलाश रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता मैं क्रिप्टो पे बात करने वाला हूं, मैं बिल्कुल नहीं बात कहता मैं आपको मीटर बताने वाला हूं। मैं इन 3 सवालों पे बात करता हूं कि भाई आपको अगर अपने पैसे को अपना बेस्ट मुलाजिम बनाना है, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा आपका बेस्ट मुलाजिम बनकर आपके लिए बेस्ट ग्रोथ लेकर आए और इसका जवाब आपके लिए हाँ है, तो ये जगह आपके लिए है। अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में समझना चाहते हैं जहां पे आप उतने ही एफर्ट में 10 गुना ज्यादा इनकम जनरेट कर पाए, तो ये जगह आपके लिए है। अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को समझना चाहते हैं जहां पे वो लोग भी कामयाब हो रहे हैं जिन्होंने आज तक कामयाबी का स्वाद नहीं चखा था, तो ये जगह आपके लिए है। ये 3 ऑफर्स, ये 3 सॉल्यूशन मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो व्यक्ति पहले कई बार फेल हो चुका है, मैं उसको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं कि भाई मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे वो लोग भी कामयाब हो रहे हैं जो पहले फेल हो चुके हैं। जो व्यक्ति अपनी मेहनत कर करके थक चुके हैं, मैं उनको ऑफर दे रहा हूं भाई मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाला हूं जिसमें उतने ही एफर्ट पर आप ज्यादा बेहतर इनकम जनरेट कर पाएंगे। और तीसरे को मैं दे रहा हूं अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सबसे तेजी से ग्रो करे, तो मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भी बताने वाला हूं। अब इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स क्या होंगी, अगर आप 1-to-1 मिल रहे हैं या अगर आप ग्रुप मीटिंग में भी बात कर रहे हैं, तो क्या ओपनिंग स्टेटमेंट्स आप बात कर सकते हैं सामने वाले से, खासकर 1-to-1 के अंदर। अब जब मैं ये स्टेटमेंट आपके सामने बोलूं तो आपको मन में सोचना है कि आपने क्या आंसर आपके मन से निकल रहा था। क्या आप जानना चाहेंगे, विल यू बी ओपन टू नो, इंटरेस्टेड नहीं, विल यू बी ओपन टू नो अबाउट अ नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी दैट ऑफर्स ह्यूज रिटर्न्स विद वेरी लो रिस्क। क्या आप किसी ऐसे चीज के बारे में समझना चाहेंगे, किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में समझना चाहेंगे जो बहुत बेहतर रिटर्न्स ऑफर करने वाली है विद वेरी लो रिस्क? आपका जवाब हाँ आया या ना आया, ये आपको अपने आप से देखना है। क्या आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में, एक ऐसे नेक्स्ट जेन प्रोजेक्ट के बारे में समझना चाहेंगे दैट ऑफर्स ह्यूज इनकम पोटेंशियल विद मिनिमम एफर्ट्स, जिसमें पैसा कमाने का बहुत बड़ा स्कोप है विद मिनिमम एफर्ट्स? क्या आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को समझना चाहेंगे? मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं कह रहा, मैं समझने की बात करूं। क्या आप ऐसे प्रोजेक्ट को समझना चाहेंगे? यस। क्या आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में समझना चाहेंगे दैट हैज ऑलमोस्ट 100% सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस रेशियो? क्या आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट को समझना चाहेंगे जिसमें 100%, ऑलमोस्ट 100% सेटिस्फैक्शन और सक्सेस रेशियो है? द आंसर इज यस। अब जब सामने वाले ने इन 3 सवालों पे मुझे हाँ दे दी है, यानी कि वो मेरे साथ सेम पेज पर है, अब मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में यही बातें क्लियर करनी है। अब मुझे एम कॉइन नहीं बेचना, अब मुझे उसको इन्वेस्टमेंट पे उसके रिटर्न्स बेचने हैं जिसका जरिया एम कॉइन है। अब मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट उसको समझाना है जिसमें कंपटीशन कम है, जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और वो प्रोजेक्ट मीथर है। अब मुझे एक ऐसी चीज समझानी है जिसके अंदर सक्सेस रेशियो बहुत बेहतर है। अब मैंने किसी को एम कॉइन भी ऑफर किया और उसके कोई काम नहीं भी कर पाया तो भी उसको रिटर्न्स मिल गए, यानी कि 100% सेटिस्फैक्शन और सक्सेस रेशियो है, जिसका जरिया हमारा कंपनसेशन प्लान है। तो मेरा प्रोडक्ट और सर्विस इस सॉल्यूशन को पूरा कर रहा है, बट मैं बेच सॉल्यूशन रहा हूं, ना कि प्रोडक्ट। बेच में ये सॉल्यूशन रहा हूं। ये सॉल्यूशन सामने वाले को किसी भी चीज से मिल जाए वो चाहिए, मेरे पास उसको पूरा करने का जो तरीका है वो एसी है। किसी के पास कूलर हो सकता है, किसी के पास पंखा हो सकता है, किसी के पास बर्फ का गोला हो सकता है, किसी के पास कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, बट ये ऑफर मैं उसको सामने वाले को दे रहा हूं। और जब मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत में उससे इस बातों पे यस ले लेता हूं, अब मुझे बाद में इन्हीं बातों पे क्लोज करना है। यही मेरी क्लोजिंग भी है, क्योंकि मुझे अपनी बातचीत में एम कॉइन को साबित नहीं करना, मुझे पोटेंशियल समझाना है, वो मैं विद प्रूफ समझा दूंगा। अब इन बातों को प्रूफ करने के लिए मुझे प्रूफ देने हैं। अब हाउ, व्हाट आर यू सेलिंग एंड हाउ? हम अपने आप को बेच रहे हैं, इन सॉल्यूशन के जरिए बेचते हम अपने आप को है। और बेचते कैसे? विद ऑनेस्टी एंड सर्विस, क्योंकि आदमी उससे खरीदते जिससे वो लो लाइक और ट्रस्ट करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हमारे को विद पूरी ईमानदारी, पूरे सच्चाई के साथ
उसके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं, और अगर उसने मेरे बाद उन फैक्ट्स को चुन लिया, चेक कर लिया और उसको वो फैक्ट सच्चे मिले, तो मेरा काम हो चुका है। मैंने उसको सच्चाई देने का वायदा किया था, सच्चाई से सॉल्यूशन देने का वायदा किया था, और वो मैं उसको दे के आ रहा हूं। जो मैंने वायदा किया था वो मैंने दिया, और यही सेल्स है। मैंने जिस चीज से कह के शुरुआत करी, आखिर तक आते आते मैं वो उसको दे के आ गया हूं। यही सेल्स है। इसी के ऊपर मुझे उसको क्लोज करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, आपको इसका यस या नो में आंसर देना है। कोई भी व्यक्ति जो पहला हैंड रेस करेगा मैं उससे पूछ लूंगा, विल यू जंप फ्रॉम अ मूविंग बस इफ आई पे यू 1 लाख रुपीज? अगर आपका जवाब यस है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, और नो है तो आप नीचे रख सकते हैं। विल यू जंप फ्रॉम अ बस फॉर 1 लाख रुपीज? अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं तो? सबका जवाब नो है, कोई नहीं कूदना चाह रहा। विल यू जंप फ्रॉम अ प्लेन? अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं तो? प्लेन से कूद जाएंगे राघव जी 1 लाख रुपए में? ये बस के लिए किया है या प्लेन के लिए किया है? पहले बस था, अब प्लेन है। 1 लाख रुपए के लिए प्लेन से छलांग लगा देंगे राघव जी? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं राघव सर, आप प्लेन से जंप लगा देंगे 1 लाख रुपए के लिए? चलिए, और व्हाट इफ द प्लेन इज स्टैंडिंग? तीसरा है, अगर प्लेन खड़ा हुआ हो तो कितने लोग कूद जाएंगे? अब इस बात का मतलब क्या था? हाँ या ना का जवाब आपने विद इन सेकेंड्स ले लिया। स्टेटमेंट पढ़ते या तो आपके मन में हाँ आ चुका था, या आपके मन में ना आ चुका था, या कि नहीं कि डिसीजन होना बहुत फास्ट है। एक लाइन मेरे को डिसीजन करवाने में हेल्प कर देती है। अनुराग जी आप म्यूट हो गए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि डिसीजन लेना बड़ा सिंपल होता है। हम लोग शादी का डिसीजन भी 1 मिनट की मुलाकात में लेके आ जाते हैं, शादी के लिए हाँ करनी है या ना करनी है। तो प्रेजेंटेशन के लिए भी हाँ और ना करना बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हाँ या ना की जा सकती है, अगर आप सामने वाले को 2 बातें समझा पाए, उसका रिस्क क्या है और उसका रिवॉर्ड क्या है। हम में से ज्यादातर लोग प्रेजेंटेशन के अंदर केवल पॉजिटिव 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 बात करके आते हैं, जबकि रिस्क दिखा के नहीं आते। अगर आप दोनों रिस्क और रिवॉर्ड दोनों दिखा के आ रहे हैं, तो सामने वाला ज्यादा जल्दी डिसीजन ले पाता है। अगर आप उसको बता रहे हैं कि भाई तेरे 10,000 रुपए लगाने से इस टेक्नोलॉजी का ये इतिहास रहा है, ये चीजें रही हैं, ये सारी बातें हैं, ये इसके प्रूफ है, तो ये 10,000 रुपए अगले 3 सालों में 10 लाख रुपए हो सकते हैं। ये प्रोजेक्शन है, मगर ये भी पॉसिबल है कि ये 10,000 रुपए 8,000 रुपए रह जाए। तो क्या तू 2,000 रुपए का रिस्क लेकर 10 लाख रुपए कमाने का मौका लेना चाहता है? तो 100 में से 90 लोग बोलेंगे यस, बिकॉज आपने रिस्क बहुत छोटा दिखाया है और उसका जो रिटर्न्स है वो बहुत हाई दिखाए हैं। जब आप रिस्क और रिटर्न को आपस में कंपेयर करके दिखा के आते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति ज्यादा बेहतर ढंग से खरीदता है। तो जब भी आप मीथर के इकोसिस्टम को समझाएं, तो ये बात जरूर बोलें कि भाई आपको कंपनी शेयर अलॉट कर रही है, एज पर ग्रोथ, एज पर प्रोजेक्टेड ग्रोथ 2 सालों में ये इतना होने वाला है। मगर अगर ये मान लो इतना नहीं भी हुआ, बुरे से बुरे केस में 10,000 का 10,000 भी रह गया, तो बुराई क्या है? तो प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों दिखा के आए, और जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएगा। और अगर आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो इसको कॉपी पेन पे ड्रॉ करके दिखाएं 2 तरीके से। एक तरफ पहले दिखाएं कि आपने कितना साल अपनी एजुकेशन के अंदर और अपनी पढ़ाई पे पैसा खर्च किया, जबकि उसके बदले क्या रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आज आप ये 10,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो, तो बिटकॉइन में इतना हो गया, इसमें इतना हो गया, आज एम कॉइन की टेक्नोलॉजी इससे बेहतर है, यहां पर अगर इतना भी होता है तो क्या बुराई है? अब आपने उसका कंपैरिजन करके दिखा दिया है, तो वो व्यक्ति ज्यादा जल्दी डिसीजन लेगा। हमेशा जब भी
रिस्क और रिवॉर्ड का कॉम्बिनेशन हम करके दिखाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ज्यादा जल्दी डिसीजन लेता है। और कभी भी लाइफ में गारंटी ना दें, जस्ट पॉसिबिलिटीज दें। जो व्यक्ति गारंटी मांगता है उसे क्लियर बता दें कि सर बिजनेस के अंदर कभी गारंटी नहीं होती, अगर बिजनेस में गारंटी हो तो मैं अपना घर बेच के लगा दूंगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है, बेनिफिट की, प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है और रिस्क की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर किसी भी बिजनेस के अंदर रिस्क रहता है। अगर आप सच बोल के आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो एक तो ज्यादा व्यक्ति आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, दूसरा जो व्यक्ति जुड़ेंगे वो आपको दुखी नहीं करेंगे, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी वही बात कम्युनिकेट करके सामने वाले को ज्वाइन करवाएंगे जो आप ज्वाइन करवा के आ रहे हैं। कई लोग ना समझी के अंदर अपने चेक दे आते हैं, ये सब दे आते हैं, वो खाम खा की बातचीत है, उससे कोई ज्वाइनिंग। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिएगा, आप गारंटियां देकर सामने वाले की ज्वाइनिंग उठा के देख लीजिए और इस तरीके से आप समझा के ज्वाइनिंग वाले की उठा के देख लीजिए। इस तरीके से आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा विदाउट लाइबिलिटी। आगे चलते, बिल्डिंग फेथ के लिए हमको थर्ड पार्टी प्रूफ दिखाने होते हैं, अपनी कंपनी के प्रूफ दिखाने होते हैं। जैसे हम जूम मीटिंग में हमेशा लास्ट के अंदर आके सारे का सारा इकोसिस्टम दिखाते हैं, वेब 3.0 दिखाते हैं, निर्मला सीतारमण ने क्या बोला है, ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर इंकलकेटेड है। ये सारे के सारे प्रूफ हम आपको दिखाने होते हैं, और जब हम थर्ड पार्टी प्रूफ दिखाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं। इसके अगर हम कभी डिटेल में दोबारा बात करेंगे, कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर भी हम एक बार दोबारा से चीजें रखेंगे। तो ये मेन बातें थी माय डियर फ्रेंड जो हम आपको डिसीजन लेने में हेल्प करवाती है। 4 चीजें जो मैंने आपसे शुरुआत की बात करी, यहां तक की चीजों के आपको जरूर हेल्प मिला होगा, आई फील सो, ठीक है ना। आगे हम कभी दोबारा से किस तरह से हम बॉडी लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं और किस प्रकार से हम सामने वाले को, ऑब्वियसली हम आस्क टू गेट स्टार्टेड कहते हैं, तो आप हमेशा उसे बोलिए कि भाई 3 पैकेजेस आप उसको दिखाइए हमेशा, लोअर वन, मिडल वन और अपर वन। और मिडल वाले को हमेशा मोस्ट सेलिंग, मोस्ट गारंटी, मोस्ट बाइंग करके दिखाइए, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो बर्गर बिकता है वो बीच वाला बिकता है, कार के वेरिएंट में जो सबसे ज्यादा बिकता है वो बीच वाला बिकता है, क्योंकि बीच वाली हमारी साइकोलॉजी कहती है मोस्ट सेलिंग है। तो हमेशा तीन आप दिखाइए उनको, इतने डॉलर का, इतने डॉलर का, इतने डॉलर का, और बीच वाले पे सबसे ज्यादा बखान कीजिए। आप कम रिलेक्टेंस के साथ क्लोजिंग कर पाएंगे, क्योंकि वो उसको मोस्ट सेलिंग और आप मोस्ट बाइंग वाला दिखा के, मोस्ट वैल्यूएबल दिखा के आप जब उसे सेल करेंगे तो व्यक्ति ज्यादा बेहतर ढंग से बाय कर पाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्शन वगैरह को हम किसी और दिन लेंगे, बिकॉज आज मेरा पार्ट यहाँ पे अभी तक ओवर होता है। हमने साजवन सर को सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स हमसे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डेली एक्शन स्टेप, बिकॉज जब तक हम डेली एक्शन स्टेप नहीं ले रहे तब तक हम लाइफ में कभी भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमने करना है। तो मेरा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। आई होप आपको आज की बातचीत से जरूर हेल्प मिली होगी, एंड वी विल कीप कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ सेशंस। तो ओवर टू यू साजवन सर। नेक्स्ट आवाज जो सुनेंगे आप वो साजवन सर की होंगी। ही इज माय मेंटोर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत बेहतर ढंग से वो काम करते हैं, वहां को सिखाते हैं, एक एक चीज वो बहुत डिटेल में समझाते हैं, बहुत सदे हुए शब्दों में समझाते हैं। सो नेक्स्ट आवाज साजवन सर की। ओवर टू यू साजवन सर, प्लीज टेक फॉरवर्ड होम फ्रॉम हियर, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अनुराग गेरा जी। अनुराग, क्या आप मुझे ये दूसरे वाले मेरे इस पे मैं हैंड रेस करता हूँ, इसको आप पोस्ट बना दीजिएगा प्लीज। You are co-host now, sir, from both the IDs. मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी? Yes, sir. Loud and clear. Yeah, thank you so much everyone, and thank you for this wonderful session अनुराग जी। wonderful session, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए and it was ultimate on a practical ground। आपने बहुत कुछ सिखाया आज। हमेशा आपके सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत ही फुल ऑफ लर्निंग्स होते हैं, एंड हम सभी लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अनुराग गेरा जी ऑन बोर्ड है हमारे साथ, और इतनी बेहतरीन टैलेंट हमारे बीच में है, और हम सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर से। दोस्तों, अभी 148 लोग हैं और हम सभी लोग आज अपने आप को साबित कर चुके हैं, स्पेशल हैं, बिकॉज हम सभी लोगों ने टाइम पर इस इवेंट का हिस्सा बनना सुनिश्चित किया है, और कहीं ना कहीं हम सभी की ललक को दर्शाता है कि हम सभी लोग
कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आज हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट से बात करने वाले हैं जो हमने कुछ मिलजुल के, मैंने और अनुराग सर ने, हम लोगों ने मिलजुल के कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया और हमने पाया कि हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मीथर का, अगर हम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो प्रोफाइल इज इक्वल टू एवरीवन। हर एक व्यक्ति जो मीथर के साथ एसोसिएटेड है उसके लिए वो प्रोफाइल सेम है। कंपनी इज सेम, ऑर्गेनाइजेशन इज सेम, द फाउंडर्स सेम, सिस्टम सेम, आरओआई और स्टेकिंग का वैल्यू और जो रेवेन्यू शेयरिंग वैल्यू मिलता है सब कुछ सेम है। सभी को सारी फैसिलिटी, सारे टूल्स इक्वली सभी के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत तेजी से सफल हो रहे हैं और कुछ लोग अभी भी एवरेज सफलता पर अटके हुए हैं। कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग कुछ एवरेज पे लटके हुए हैं। तो अगर इस पूरे पैरामीटर्स को अगर हम चेक करें तो हम पाते हैं कि प्रोफाइल सबके लिए एक जैसा है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोफाइल सबके लिए एक जैसा है, प्रोडक्ट भी एक जैसा है, जो सॉल्यूशन हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सभी के लिए एक जैसा है। जो सिस्टम है, जो जूम कॉल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स की हेल्प है, वो सभी के लिए एक जैसा है। तो सारे पैरामीटर्स आपके साथ मैच कर रहे हैं। एक पैरामीटर है जो डिफरेंट है एंड वो आप खुद है माय डियर फ्रेंड्स। आप उस पूरे पैरामीटर्स में कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट, सिस्टम सब कुछ एक जैसा है, केवल एक चीज भिन्न है, डिफरेंट है एंड वो आप और मैं है। तो जो सफलता का जो वेरिएशन आया है अलग अलग स्टेज पे, वो वेरिएशन आपके खुद की वजह से आया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट फील करता हूं इस स्टेज पे आपके साथ इंटरेक्ट करने में। मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है, मैं दिल्ली से हूं एंड प्रोफेशनली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। हम लोग बहुत बड़े विजन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हुए। हमने बहुत स्टडी किया इस पूरे, इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर एंड पाया कि कुछ एक्शनेबल पॉइंट हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में फिजिबल हैं, वाइबल हैं, ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं एंड कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली वास्तविकता में जब उन चीजों को इग्नोर किया जाता है तो वो आपकी और आपके दूसरे किसी साथी की लाइफ के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके स्टेज ऑफ सक्सेस है उसमें बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बातचीत की शुरुआत करता हूं और हमने इसको बहुत ही क्रिस्पी रखा हुआ है, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखा हुआ है। यहां पर हम बात करने वाले हैं 6 एक्शनेबल पॉइंट्स, 6 एक्शनेबल पॉइंट जो सक्सेस प्रिंसिपल के तौर पर आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। अगर इन 6 पॉइंट्स को आप कंसीडर करना शुरू कर दें तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपकी लाइफ के अंदर नॉट ओनली मीथर, आप लाइफ के किसी भी फील्ड में इन प्रिंसिपल्स को जब अप्लाई करते हैं, खास तौर पे प्रोफेशनल नेटवर्कर के तौर पे या एक किसी भी प्रोफेशन में, तो आप पाएंगे कि आपकी सफलता में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो अगले आधे पौने घंटे ध्यान से सुनिएगा इन 6 प्रिंसिपल्स को, जो 1 बाय 1 बहुत ही प्रैक्टिकल प्रिंसिपल हैं, जो आपकी सफलता में कहीं ना कहीं बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो जो विभिन्नता है, जो डिफरेंस है, वो बना हुआ है। तो आइए बात करते हैं पहले प्रिंसिपल्स की। तो पहला प्रिंसिपल है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, आज हम स्पेसिफिकली मीथर की बात करने वाले हैं। जो लोग इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करेंगे वो लोग डेफिनेटली बहुत बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस में आप एक प्रोफेशनल के तौर पे एंटर होते हैं।
अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे ले रहे हैं तो ये आपको बहुत बड़ी आमदनी देगा, बहुत बड़ा पैसा देगा, बहुत बड़ा रुतबा देगा, जो किसी भी एक बड़े एंटरप्राइज के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए बनता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग, अगर आप पूछेंगे, अगर आप मार्केट में जब जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मीथर हमारे पास 1 साल पहले आया था। तो आप उनको देखिए कि वो फाउंडर मेंबर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी नहीं कमाया। हो सकता है सेकंड स्टेज पे कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले जो आपको ये बोले कि मेरा तो आईडी ऑलरेडी प्लेस है 1.5 साल पहले का, एंड हो सकता है वो सच भी बोल रहे हों, लेकिन जब आप उनकी आईडी को खोल के देखेंगे तो हो सकता है कि उनको उनके $30 के $100 बन चुके हों, $200 बन चुके हों, $300 बन चुके हों, लेकिन वो बड़ा नहीं कर पाए। पिछले 6 महीने में कुछ लोग ऐसे आए इस सिस्टम के अंदर जिन्होंने अपनी ड्रीम कार और अपने दूसरे ड्रीम्स को पूरा किया। वो मर्सिडीज, BMW और ओडी जैसी गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर खरीद लिए, उन्होंने अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अपना तैयार किया, फाइनेंशियली दे बिकेम साउंड। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि डे फर्स्ट जब उन्होंने उसको अपने बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दिया। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को एक बिजनेस के तौर पे मानता हूं? क्या मैं इसका रिगार्ड, रिस्पेक्ट और इसका जो ट्रीट करने का जो मेरा नजरिया है, क्या वो बिजनेसमैन के तरीके से है? क्या मैं इसको बिजनेस के तौर पे मानता हूं? माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा बिजनेस भी जब खुलता है तो बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती है उसके बिजनेस ऑनर के अंदर। वो पहले दिन जब अपनी दुकान को, छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर भी अगर उसने खोलना है तो उसके लिए वो एक शुभ मुहूर्त का सुनिश्चित करता है। हिंदुओं में, मुस्लिम लोगों के साथ भी ऐसे होता है, और किसी भी कम्युनिटी की अगर हम बात करें, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हर कम्युनिटी अपने अकॉर्डिंग एक ऑस्पिशियस डे के अंदर अपने खास लोगों को इनवाइट कर उस जगह को शुद्धिकरण करके उसकी पूजा करते हैं, एंड देन अपने उसको डिक्लेयर करते हैं कि मैंने ये दुकान खोला है। उसका बेनिफिट क्या होने वाला है? उसका बेनिफिट ये होता है कि उस बिजनेस का प्रचार और प्रसार शुरू होना हो जाता है वहीं से, उस मोमेंट से। लेकिन हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, आप अपने रिश्तेदार से पूछिए ये सवाल। जनरली रिश्तेदार आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि मैं क्या करता हूं, तो आप जानेंगे कि शायद उनको पता ही नहीं है आपके इस बिजनेस के बारे में। तो यही कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ी लेकिंग है। हम लोग इसको लेके अंडर एस्टिमेट करते हैं, या हमारा ट्रस्ट फैक्टर कम होता है, या हम कॉन्फिडेंट कम होते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं हमारी इस डिक्लेरेशन में नजर आता है। दोस्तों, पैसा प्रोफेशनलिज्म को, प्रोफेशनल्स व्यक्तियों को पसंद करता है। कोई भी काम अगर आप हॉबीज के तौर पे करते हैं तो वहां से सिर्फ आपको पैसा पहली बात तो आएगा नहीं, और अगर आएगा तो बहुत ही नाम मात्र का आएगा। अब एक हॉबी और एक प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है? आप सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोग जितने आज हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, हम सभी लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में क्रिकेट खेला होगा। हो सकता है आपने अपने छत के ऊपर क्रिकेट खेला हो, अपनी गली में खेला हो, पार्क में खेला हो, स्कूल में खेला हो, कॉलेज में खेला हो सकता है आपने जॉनर लेवल पे भी खेला हो। जो लोग जॉनर लेवल से ऊपर जाते हैं उनको रिवार्ड्स मिलने शुरू होते हैं, तब वो उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की डेडिकेशन, एक स्पेशल टाइप का प्रोफेशनलिज्म आना शुरू हो जाता है। एंड जहां प्रोफेशनलिज्म आता है वहां पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने धंधे को इबादत की तौर पे देखते हैं। अगर आप सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है तो सचिन की नजरों में क्रिकेट की वैल्यू क्या है शायद आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वो उसकी इबादत की तौर पे, उसको बंदगी के तौर पे देखते हैं, वो उसको पूजा के तौर पे देखते हैं, उसको मतलब इस भाव उनका ये होता है कि यही सब कुछ है। आप छोटे वाले प्रोफेशनल्स को देखिए, जो दुकानदार होते हैं वो अपनी गद्दी का कितना मान रखते हैं, कितना सम्मान करते हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म है,
उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, कंसिस्टेंसी, जैसे अभी अनुराग सर बोल रहे थे, निरंतरता, उन एफर्ट्स के अंदर निरंतरता चाहिए। जो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट से अगले दिन, मतलब पिछले दिन भी वो पिच पर बेसिक प्रैक्टिस कर रहे थे। बैट को पकड़ने का तरीका वही था, लगातार 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 वही प्रैक्टिस की जा रही थी। हम लोगों को भी अगर प्रोफेशनल बनना है तो हमें कुछ बेसिक चीजों को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एंड वो बेसिक चीजों को बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। एंड वो बेसिक्स वही है दोस्त, कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को लगातार 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 डे इन डे आउट शेयर करते रहना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, आपको जूम कॉल का हिस्सा बनते रहना पड़ेगा, बिकॉज हर बार आपको ये नहीं मालूम कि हमारे एक्सपर्ट्स के मुंह से कौन सी बात ऐसी निकल जाए जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि प्रोफेशनल लोगों को ही पैसा आता है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी और किसी भी फील्ड के व्यक्ति की अगर हम बात करें, अगर वो प्रोफेशनल है, अगर वो प्रोफेशनल तो उनके पास पैसा आता है। लेकिन अगर वो हॉबी के तौर पे उसको काम कर रहे हैं तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत मान सम्मान मिल जाए। अगर आपने गली में कभी मैच जीत भी लिया तो हो सकता है कभी एक बिस्किट का पैकेट और कभी एक पेप्सी का बोतल आपको मिल जाए, लेकिन उससे आपका जीवन यापन नहीं हो सकता है। जीवन यापन के लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। एंड प्रोफेशनलिज्म आपका पैसा, आपका एनर्जी, आपका एफर्ट्स मांगता है। तो 3 चीजों को लिखिएगा। क्या आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप वो एफर्ट्स लगा रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं। एंड तीसरी बात, क्या आप पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा बैट भी चाहिए, आपको बहुत सारे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, आपको बहुत ही ज्यादा शिद्दत और डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। एंड साथ ही आपको कोच हायर करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए। यहाँ पे भी डेफिनेटली इस टाइप की रिक्वायरमेंट बनती है, लेकिन यहाँ पे पैसे की बड़ी रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमारा ये सिस्टम इतना बेहतरीन है कि आपको बहुत थोड़े से पैसे में अपने आप को एक्सपेंड करने का मौका मिलता है, अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। हमारे पास वर्ल्ड के रिनाउंड स्पीकर हमारे को अलग अलग क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट हैं वो हमें तैयार करते हैं। एंड उसके लिए कई केसेस में कई बार कंपनी आपको ये बोलती है कि भाई यहाँ पर 3 दिन का स्टे है और आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना है, 2000-5000 रुपए खर्च करना है। और हम में से ज्यादातर लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। वो लोग कौन हैं? वो लोग वही हैं जो प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते। अगेन इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मनी जो है, पैसा जो है, वो व्यवसायियों को, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पसंद करता है। हॉबीज वालों को केवल और केवल प्लेजर मिल सकता है। तो प्लेजर क्या है कि ये कंपनी मेरे पास 1 साल पहले आई थी, इस कंपनी में मेरी आईडी टॉप में है, इस कंपनी का जो फाउंडर है वो मुझे पर्सनली जानता है। ये केवल आपको थोड़ी देर का प्लेजर दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता। तो पहला जो एक्शनेबल पॉइंट है आपकी लाइफ के लिए, तो पहली लर्निंग आज इस प्रेजेंटेशन की है, वो ये है कि टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद इस बिजनेस को मैं एक्चुअल में बिजनेस के तरीके से ट्रीट करने वाला हूं। वो कैसे ट्रीट किया जाता है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है। तो पहली चीज, जिन लोगों ने इसको बिजनेस के तरीके से, सीरियस बिजनेस के तौर पे लिया, आज वो लोग लंबी लंबी गाड़ियां, फाइनेंशियल फ्रीडम और बहुत सारी अचीवमेंट्स ले चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसको हॉबी के तौर पे लिया वो बिल्कुल बॉटम में है। एंड जिन लोगों ने अधूरे मन से लिया, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल बनने की कोशिश की, थोड़ा बहुत इसको हॉबी के तौर पे लिया, थोड़ी ढिलाई छोड़ी, थोड़ा सख्ताई बरती, तो वहां पर थोड़ा बहुत लोगों के पास पैसा आया लेकिन वो एवरेज में रह गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली लर्निंग, आज के बाद मीथर को एक सीरियस बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना शुरू करें। एंड ये चीज अपनी टीम को भी बताएं। इट इज अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस जो आपको वो सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है जो आपके पेन पॉइंट हो सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट के पेन पॉइंट हो सकते हैं। एंड दिस कैन बी अ सॉल्यूशन। ऐसा बिजनेस
जो उन सारी चीजों से ऊपर है जो आज की डेट में बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस के लिए। आपको किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार ये बिजनेस कैसे हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हम लोग अपडेटेड नहीं होते हैं, एंड उस चक्कर में हमें ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। गांव में जब शादियां होती थी और किसी की आज से मतलब 50-100 साल पहले शादियां होती थी और 5 बैलगाड़ियां जिसकी शादी में जाती थी उसको धनंडे माना जाता था, उसको मतलब वेल टू डू माना जाता था, उसका बड़ा रुतबे वाला कोई व्यक्ति होता था। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर उसी माइंडसेट का कोई व्यक्ति आज ये कहे कि मेरी शादी में 5 नहीं 50 बैलगाड़ियां जानी चाहिए, तो एक बहुत बड़ी कॉमेडी बन जाएगा, कितना फनी साउंड करेगा। तो अगर हम अपडेट नहीं हो रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम, पूरा बिजनेस ऑनलाइन होने जा रहा है, एंड दिस इज नेक्स्ट जनरेशन अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका जो आने वाले समय का मौका है। इसको एक सीरियस बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना शुरू करें। तो पहली ये लर्निंग है। अगली की बात करते हैं, हैव एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। हम लोग कई बार इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं एंड हमारा जो माइंडसेट होता है वो बिजनेस वाला नहीं होता है, बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं होता है, एंटरप्राइज वाला माइंडसेट नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट नहीं होता है। अब ये एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट क्या होता है? सबसे पहला पैशन। एंटरप्रेन्योर किसी भी स्टार्टअप की बात करें, आज ओयो वाले की बात करें, आज ओला वाले की बात करें, आज उनके फाउंडर्स को अगर आप देखेंगे तो वो लोग खाना पीना सोना उस प्रोजेक्ट के साथ ही करते हैं। दे आर पैशनेट किसी भी प्रोजेक्ट पे। मतलब छोटी छोटी एप्लीकेशंस ने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल घराने थे, फेसबुक जैसा एक छोटा सा एप्लीकेशन बड़े बड़े बिजनेस घरानों को 8 बार 10 बार खरीद सकता है। ऐसा क्या था? तो वो माइंडसेट जो एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट होता है उसके अंदर पैशन होता है, दे आर पैशनेट। जबकि जो आम माइंडसेट है वो इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट का मतलब उदासीन माइंडसेट। याद कीजिएगा जब आपने मीथर को ज्वाइन किया तो हम लोग सो एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे, अरे मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा ये कर दूंगा। लेकिन 2 दिन जब ऑफलाइन का कॉल नहीं आया तो हम लोग ऐसे हो गए, अरे यार चलो देखते हैं, कुछ और देखते हैं। एंड आई डोंट वांट टू मेंशन इट हियर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी डाइवर्टेड हैं। उनको अगर कोई एक दूसरा कोई प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता है तो दे आर रेडी टू लिसन, दे आर रेडी टू थिंक, और कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट होता है। आपका पैशन होना चाहिए। ज्वाइन करने से पहले 100 बार सोचो, ज्वाइन मत करो, लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो इसको अपना पैशन बनाइए। दूसरा, ये जो इंडिफरेंट उदासीन रवैया छोड़िए। क्या अच्छा है आपके इस प्रोजेक्ट के लिए, क्या चीजें आपको फेवर कर सकती हैं और क्या नहीं, क्या एक्शन जो आपका है वो आपको नेक्स्ट स्टेज पे ले जा सकता है। हर पॉइंट पे आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जब बाहर भी जाते हैं, अनुराग गेरा जी बोलते हैं, अनुराग गेरा जी सेल्स के एक्सपर्ट हैं, नो डाउट। मैं अनुराग गेरा जी से एक बार सवाल पूछा कि आप ये सेल्स के बारे में कब स्टडी करते हैं, ये आप सेल्स के बारे में कब सोचते हैं? तो अनुराग गेरा जी का जवाब ये था कि 24/7 सर, मैं जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूं तब भी मैं किसी भी होर्डिंग को सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता हूं, मैं किसी व्यक्ति से मिल रहा होता हूं तब भी मैं सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता हूं। हर एक्टिविटी, हर एक्शन मेरी लाइफ में सेल्स से रिलेटेड होता है। एंड वो चीजें उनके तजुर्बे में नजर आती हैं, उनकी स्पीच में नजर आती हैं, उनकी प्रेजेंटेशन में नजर आती हैं। ऐसे ही आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। आपको हर चीज को ये देखना पड़ेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं ये काम मुझे मीथर में नई हाइट पे लेके जाने वाला है, ये बैक फुट पे लाने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर हमेशा पैशनेट होते हैं अपने उस प्रोजेक्ट को लेकर। तो सबसे पहले आपका पैशन बहुत जरूरी है। ये उदासीन वाला रवैया आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको उन क्लाइंट्स को लेकर स्पेसिफिक होना पड़ेगा, अपनी कोर टीम को लेकर स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो मददगार साबित हो सकते हैं। अगर इन सारे लोगों की अचीवमेंट्स हो जाए तो मेरी सुपर अचीवमेंट्स होने वाली है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अपने उस पर्सोना पे काम करता है, उन लोगों के साथ काम करने वाला है और उनके अचीवमेंट्स को लेकर पूरी तरह फोकस होता है। तो ये माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरी सफलता नहीं, मेरे 5 लोग 10 लोग
ऐसे सिलेक्टेड लोगों को आप चूज करें और उनकी सफलता के साथ अपनी बंदिशें लगा लें। यानी मैं इनकी सफलता के लिए काम करूंगा, आप डेफिनेटली सफल होंगे। जबकि आम आदमी जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, केवल और केवल अपनी सफलता को देखता है। पोटेंशियल को देखना होगा कि मेरा ये एक्शन मेरे को नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है या पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है। क्योंकि हम लोग सेल्स में हैं, हम लोग कोई इन्वेंट्री से डील नहीं कर रहे हैं कि आप शैम्पू बेच रहे हैं, आपके पास 10 पैकेट शैम्पू के पड़े हुए हैं, वो शैम्पू के पैकेट्स आपके गोदाम में पड़े हुए हैं, वो कभी आपको बोलने वाले नहीं है सर बहुत गर्मी हो रही है यहाँ से हमें हटाइए। लेकिन आप 10 लोगों की टीम को हैंडल कर रहे हैं। ये 10 लोग इमोशन भी रखते हैं, ये लोग गुस्सा भी हो सकते हैं, ये नाराज भी होंगे, ये जल भी सकते हैं, ये जेलसी भी रख सकते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत बेहतरीन हैंडलिंग आनी चाहिए इन लोगों की। तो आपका हर एक एक्शन, आपके दिमाग में ये मैसेज आपको कन्वे करना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, जो बात आप बोल रहे हैं अपनी टीम के साथ, वो उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट करने वाली है या नेगेटिव इंपैक्ट करने वाली है। तो इस तरीके से एक ऐसा माइंडसेट आपने तैयार करना है जो हर चीज में सॉल्यूशन लेके आएगा और आपको केवल और केवल पॉजिटिव देखना है और उन चीजों को फोकस करना है जो आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बजाय सोशलाइज होने के, बजाय बहुत सारी चीजों को, जो इश्यूज को डिस्कस करने की। जैसे बहुत सारी बार हम लोग क्या करते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, किसी पब्लिक फंक्शन में जाते हैं एंड वहां पर हम मोदी सरकार के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, यूक्रेन की वार के बारे में बात कर रहे होते हैं। बजाय उसके हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यूक्रेन वॉर के ऊपर डिस्कस करना आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं लाने वाला। लेकिन अगर उसी सोशल गैदरिंग के अंदर आपने इन जर्नल डिस्कशन के अंदर टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया, मेटावर्स के बारे में बात किया, एम कॉइन के बारे में बात किया, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक नए स्टेज पे लेके जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो कोर पर्पस है वो अपनी बिजनेस को एक नए आयाम तक लेके जाना है और उसके लिए आपका एंटरप्रेन्योर माइंड सेट होना चाहिए। ऑल द टाइम थिंक अबाउट योर ओन बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस में हमेशा आपने सोचना है। तो दिस इज द सेकंड लर्निंग जो बहुत ही प्रैक्टिकली है और बहुत ही फिजिबल है आपके लिए। तीसरा, द मोर यू सेल द मोर यू स्केल। जिन लोगों ने भी बड़ा किया है, जिन लोगों ने भी बड़ा किया है, आप किसी भी इंटरप्राइज को उठा के देख लीजिए, चाहे बाटा हो, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे फेसबुक हो, उन सभी में अगर आप देखेंगे तो उनकी बड़ी जो टर्नओवर है उसमें एक चीज सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, वो है उनका सेल। जितना बड़ा सेल होगा उतना बड़ा कंपनी का टर्नओवर होगा और जितना बड़ा कंपनी का टर्नओवर होगा उतनी बड़ा वो कंपनी माना जाता है। यहां पर इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे आप सभी लोग एक इंटरप्राइज के तौर पे हैं, एक कंपनी के तौर पे हैं। आप ये सोचिए कि आप अपनी कंपनी के सीईओ हैं। आप जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना बड़ा आप स्केल करेंगे, उतनी बड़ी आपका एक्सपेंशन होगा। एंड हर आदमी इस दुनिया के अंदर सेल कर रहा है। बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, डिफेंस पर्सनल। तो अगर मैं बात करूं, कई बार इस सवाल उठता है कि सर आप सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल तो कभी हमारा प्रोफेशन नहीं रहा है, हमने कभी सेल नहीं किया लाइफ में। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में हर बार आप कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं सेलिंग का पार्ट होता है। एक कैंडिडेट जब इंटरव्यू देने जाता है तो वो सेल कर रहा होता है अपनी क्वालिफिकेशन को। एक नेता जब भाषण दे रहा होता है तो सेल कर रहा होता है, और जितना अच्छा भाषण देता है उतनी वो अपने आप को ज्यादा सेल करता है, उतने डेमोक्रेसी के अंदर उसके ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, उसके ज्यादा वोट्स बनते हैं एंड उतना बड़ा नेता वो बन पाता है। एक एक्टर अपनी एक्टिंग को सेल करता है। एक आम व्यक्ति, इवन आप अगर हम बात करें अपने घर के अंदर, छोटे बच्चे जब वो डिमांड करते हैं किसी चीज की एंड बहुत रिजिड होके किसी चीज की डिमांड करते हैं और बाल हट दिखाते हैं और हम उसकी वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेल कर रहा होता है, उसकी अपनी पिच होती है। तो सबसे बड़ा जो काम है वो सेलिंग का है। सेलिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन। किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी प्रोफेशन को अगर आप देखें, बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप उठा के देखेंगे तो एक सेल का प्रोफेशन होता है, एक सेलिंग होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल पे रखती है, जो ऑर्गेनाइजेशन को नई स्टेज पे लेके जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन का
मतलब जो जो कॉस्ट होता है, जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, जो पैसा आता है, उस सेल्स की वजह से आता है। आप विजुलाइज कीजिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग वाला मैन्युफैक्चर करता है तो पैसा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में उस कंपनी का पैसा लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले सारे खाते और वो सब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उसमें भी उनकी सैलरी लगती है। अगर हम बात करें एचआर वाले, नए नए सेल्स के लोगों को रिक्रूट करते हैं, नए नए एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करते हैं और पूरे उसके रनिंग सॉफ्टवेयर को देखते हैं, उसमें भी पैसा लगने वाला है। अकाउंट्स वाले क्या आया क्या गया उसको मेंटेन करते हैं, उसमें भी पैसा लगता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। बट पैसा आता कहां से है? जब इस सेल वाले मार्केट में जाते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है, तो इन सारे बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उनको पैसा जाता है। तो सेल इज द मोस्ट प्रीशियस, मोस्ट नोबल प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपकी टीम में जितना अधिक सेल होगा, उतना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, वही कारण बनेगा आप स्केलेबिलिटी का। लॉन्ग रन में सेल ही मायने रखती है। तो सेल को फोकस कीजिए, द मैक्सिमम सॉल्यूशन सेलिंग आपकी होनी चाहिए। फोर्थ वन इज द मोर यू ऑटोमेट द मोर यू स्केल। स्केलिंग का मतलब होता है डुप्लीकेशन होना, स्केलिंग का मतलब होता है उसका एक्सपेंशन होना, आपके बिजनेस का एक्सपेंशन होना। आप जितना अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर पाए, उतना बड़ा आपका जो नेटवर्क बनेगा, उतने बड़े चांसेस हैं आपकी ग्रोथ के। एंड जितने भी लोग हमारी टीमों में के अंदर, हमारे इस सिस्टम के अंदर सफल हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को ऑटोमेट किया है। ऑटोमेट मींस ऑटोमेटिक बना देना। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है? आपको एक शूज खरीदना है और आप फ्लिपकार्ट पे जाके उस शूज को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको जो शूज पसंद आता है आप उस पर खरीदिए मत, अभी केवल उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो जब आप अपने फेसबुक पे वापस आएंगे तो आपका फेसबुक आपको बार बार वो एड दिखाना शुरू कर देगा जो जूते से रिलेटेड होगी। और उस जूते के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस क्या हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स क्या हो सकते हैं, वो सब आपको दिखाया जाता है। वहां पर काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको आपकी चॉइसेस के बारे में इंडिकेट करता है। एंड फिर हर जगह जहां आप जाते हैं, नॉट ओनली फेसबुक बट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहां आप जाते हैं, वहां पर वो एड आपको दिखनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मीथर के अंदर हम इस चीज को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं? सवाल ये है कि अगर अनुराग गेरा जी 24 घंटे आपके साथ हों, अगर रात को 12 बजे आप अनुराग गेरा जी को कॉल करें कि सर आ जाओ जरा, एक पड़ोस में एक प्रेजेंटेशन देनी है, और अनुराग गेरा जी वहां आ जाएं, जो कि मीथर के अंदर द बेस्ट प्रेजेंटेशन जो देते हैं वो अनुराग गेरा जी देते हैं। अगर वो आपके साथ 24 घंटे सातों दिन आपके साथ ही हैं, अपना लैपटॉप लेके, और वो कन्विंस करने के लिए तैयार हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स को, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी जो सेल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा क्लोज होने वाली है, ज्यादा क्लोज होने वाली है। आई गेस 100% पॉसिबिलिटीज ज्यादा सेल क्लोज होने की बन जाती हैं। तो हम यहां पर अनुराग गेरा जी को ऑल द टाइम अपने साथ रख सकते हैं। हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ऑटोमेटेड हो गया आपका सिस्टम। आप सो रहे हैं और आपके बिहाफ पर अनुराग गेरा जी, एकलव्य जी, सुजीत जी, मैं, हमारी वीडियोस हैं ऑलरेडी, वो आपके बिहाफ पे प्लान दे रहे हैं तब जब आप सो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑटोमेशंस हमारे सिस्टम की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। आप अगर इसका फायदा उठा पाए तो जब आप सो रहे होंगे, वॉरेन बफे का एक कोट है कि अगर आप जब सो रहे हैं तब भी पैसा नहीं बना रहे हैं तो आपको ताउम्र, ता जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। यहां पर आपने जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, आपका एक दायित्व बनता है कि हमारा जो चैनल है मीथर यूनिवर्सिटी को जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए। वहां पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनी हुई हैं, और आप उनको, जैसे कोई व्यक्ति जुड़ा तो आपने उसको प्लान दिया, उसको शायद कुछ समझ में आया, नहीं आया, कई बार नहीं आता पहली बार में,
तो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो एक्सपर्ट्स की, वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक आप उनको भेज दीजिए। तो हो सकता है कि आपने वो लिंक भेज दिया और उसके बाद आप सो गए या किसी फैमिली फंक्शन में बिजी हो गए, एंड वो व्यक्ति उस टाइम पे रिलैक्स होकर बैठा हुआ है और उस वीडियो को वॉच कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन, कि आपके एफर्ट्स तो काम करेंगे डेफिनेटली, hमें अपने एक्टिव एफर्ट्स को भूलना नहीं है, वो तो लगे रहना है, लेकिन एक ऑटोमेशन में भी अपने बिजनेस को धीरे धीरे स्विच करना है। जूम कॉल्स हमारे ऑटोमेशन का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं, एंड आज का जो उद्देश्य है, हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 132 लोग हैं, 132 लोगों के दिमाग में अगर ये चीज चली जाती है कि जूम कॉल ऑटोमेशन का हिस्सा है, माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए कितना आसान बना दिया गया है कि आप अपने गेस्ट को वहां पे प्लग कर दीजिए। अब दिस इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट और को होस्ट और प्रेजेंटर, वो उसके दिमाग के अंदर पेनिट्रेट करेगा पूरी उस व्यवस्था को जो अनुराग गेरा के माध्यम से या ताहिर हुसैन जी के माध्यम से डिजाइन की गई है, और वो प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट्स के माध्यम से वहां तक पेनिट्रेट की जाती है, ड्रिल की जाती है। उसके बाद अगर कोई सवाल उसका रह जाता है तो आप उसको हैंडल कर लीजिए। सिस्टम एंड ट्रेनिंग, अभी हमारे पास 150 लोग थे, 131 लोग बचे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोफेशनल्स को एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनलिज्म को एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सचिन अगर ये कहे कि मुझे दुनिया का क्रिकेट का भगवान बनना है, लेकिन मैं यार मेरे को क्रिकेट खेलना आ गया, मैं रोज रोज सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने का अपना मूड नहीं है, तो क्या बन पाता? नेवर माय डियर फ्रेंड। प्रोफेशनल हमेशा सिस्टम का हिस्सा बनता है, ऑल द टाइम फ्रंट पे रहता है, टाइम पे रहता है, पंक्चुअल रहता है पूरी तरीके से। उसके लिए भी पेनफुल है, मैं समझ सकता हूं कि 1.5 घंटा कानों के अंदर स्पीकर लगा के सुनना पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही प्रोसीजर है, यही प्रक्रिया है, इसी तरीके से प्रोफेशनल बना जा सकता है। ट्रेनिंग के अंदर ब्लीडिंग होती है, ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारा पसीना बहा जाएगा, लेकिन यही हिस्सा है। अगर आपको लगता है पसीना मैं बहाना नहीं चाहता हूं लेकिन एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, आप नहीं बन सकते हैं, सॉरी टू से। तो माय डियर फ्रेंड, सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। जूम कॉल्स पे डेली के डेली आप सुबह से लेकर शाम तक जिन लोगों को आपने प्लान दिया उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट कीजिए, और ये स्पेशल रिक्वेस्ट का पिछली प्रेजेंटेशन में अनुराग भाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कि किस तरीके से जूम के लिए इन्वाइट करना है। हर व्यक्ति को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस को बरकरार करते हुए आप जूम कॉल में बुलाइए लोगों को, और जूम कॉल का हिस्सा बनाने के बाद उनको फॉलो कीजिए। ट्रेनिंग और सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत मैंडेटरी है। अगर आप ये ट्रेनिंग और सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर, आपके लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो प्रोफेशनल्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। आपका अपलाइन हो सकता है दुनिया का बेहतरीन अपलाइन है, सुजीत जायसवाल जी की टीम है, एकलव्य जी की टीम है, हकीम पासा जी की टीम है, ये लोग वो हैं, गणेश राजपूत भाई की टीम है, ये वो लोग हैं जो अपने आप में एक्सपर्ट हैं। लेकिन हमेशा अगर अपने अपलाइन को आप अपने कंधे पे बैठा के घुमाते रहेंगे तो आप अपने काम को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, आप अपने काम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसमें बंदी से लगा रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास टाइम की उपलब्धता होगी तब आपके अपलाइन के पास नहीं होने वाली, वो बिजी हो सकते हैं, और फिर आप कहीं ना कहीं उनको एक बर्नआउट वाली स्टेज पे लेके जा रहे हैं। आज मैं अपने अपलाइन को यूज करता हूं और मैंने अनुराग गेरा जी से उनको इंट्रोड्यूस कराया। अब अनुराग गेरा जी बोले वही अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं सर, इन्हीं को बुलाइए, तो वो कितने लोगों को एक्चुअली हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। जो आज आपने सीखा है कोशिश कीजिए अपनी टीम के साथ इस सारी चीजों को शेयर करने का। आपने स्क्रीनशॉट डेफिनेटली लिया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, तो अपनी टीम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जूम की मीटिंग्स होती हैं, 45 मिनट का टाइम होता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चंद लोगों के साथ बैठ के इन चीजों के ऊपर डिस्कस कीजिए। और ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज आप तो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लाइव सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपकी टीम के हैं और वो आज किसी भी कारण से आज इस कॉल में नहीं आ पाए, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए सो दैट उनके पास ये मैसेज पहुंचे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स मैक्सिमम जिन लोगों ने सेल किया उन्होंने बड़ी ग्रोथ हासिल की। मैक्सिमम जिन लोगों ने अपनी टीम के अंदर ऑटोमेशन को डाला वो लोग सफल हो पाए। आज हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जो ऑनलाइन होती हैं, जूम कॉल होती हैं, ऑफलाइन मीटिंग्स होती हैं। आपकी वहां पे उपलब्धता हो सकता ना हो, लेकिन आप अपने लोगों को वहां प्लग कर सकते हैं। आपके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा होता है,
एंड यही ब्यूटी है, इसको लेवरेज बोलते हैं। जब आपके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा होता है, आप चैन की नींद सो रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ आप इन्वॉल्व हैं कहीं, एंड साथ ही यहाँ पर आपकी टीम ऑटोमेटिक तरीके से आपके लिए काम कर रही है। तो ये ऑटोमेशन अगर आप मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं, जिसमें आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो अगली गलती बहुत सारे लोग करते हैं, हम अपने एक्शंस को ट्रैक नहीं करते हैं। हम अपने एक्शंस को ट्रैक नहीं करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक इन जनरल आप पूछें किसी व्यक्ति से कि सर पिछले हफ्ते कितनी कॉल किया, आप अपने आप से पूछिएगा कितनी कॉल्स हुई आपके पिछले हफ्ते, तो आपके पास उसका कोई ट्रैक नहीं है। जब ट्रैक नहीं है तो आपसे पूछा जाए कि प्लान कितने शो किए, तो वो भी ट्रैक नहीं है। हाँ बहुत किए, ऐसे जवाब आएगा। फॉलोअप्स कितने किए, सर जो प्लान करते हैं उसका फॉलोअप्स करते हैं। ज्वाइनिंग्स कितनी हुई, ज्वाइनिंग्स तो इस हफ्ते कुछ नहीं हुई। ये एक्चुअली ये हमें अनप्रोफेशनल दिखाता है कि हम लोग अनप्रोफेशनल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा पान का दुकान वाला, एक छोटा सा डेयरी वाला, एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर वाला, छोटा सा दुकान है, उसका 10 बाय 10 का दुकान है, लेकिन अगर आप उससे पूछिएगा कि क्या चीनी है, वो बिना पीछे देख के बता देगा कि चीनी खत्म है। हाँ जी है। आप उससे कुछ भी सामान पूछिएगा, या उसके पास जब सेल्समैन आते हैं तो उसको मालूम होता है उसका इन्वेंट्री क्या है, अभी कितना रिक्वायरमेंट है, डेली का रिक्वायरमेंट कितना है। एंड दैट इज व्हाई वो एक प्रोफेशनल दुकानदार है, एक टिपिकल प्रोफेशनल दुकानदार। लेकिन हम अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बोलते हैं, और हमारे पास कोई ट्रैक नहीं होता कि हमने कितनी कॉल्स की, कितने प्लान किए, कितने फॉलोअप्स किए और कितनी ज्वाइनिंग्स आई। जब पूछा जाता है कि धंधा कैसे चल रहा है, तो बोलता है सर थोड़ा सा डाउन है। डाउन कैसे है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। अगर आपने 100 कॉल किया तो उस 100 कॉल में से सारे लोग प्लान के लिए एग्री नहीं होंगे। अराउंड 50-55 लोग होंगे जो आपको प्लान के लिए एग्री करेंगे। उसमें से हो सकता है 20-30 लोगों को आप प्लान दे पाएं। एंड देन फॉलोअप्स के टाइम तक बहुत सारे लोग फोन नहीं उठाते हैं, या उठाते हैं या फिर कुछ भी कारण से वो फॉलोअप्स नहीं हो पाता। अगर हम ज्वाइनिंग का रेशियो देखें तो 20-25 के राउंड की ज्वाइनिंग्स 100 कॉल्स पे आ सकती हैं। और अगर नहीं आती हैं, अनुराग गेरा जी ने लास्ट ट्रेनिंग में आप एक बहुत ही रिवर्स स्टडीज के स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया था कि अगर आपका टारगेट 100 लोगों से ना सुनना है तो आप बड़ा परफॉर्म कर पाएंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें 4 सेल लेनी है। 4 सेल लेने के चक्कर में हम लोगों को शुरू के 4 सेल, अगर हम शुरू के ही 4 लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा वो दिन आगे के लिए हम लोग बोलते हैं कि बस हो गया आज का। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे 100 ऐसे लोगों की ना सुननी है, तो शुरू के 5 लोग अगर हाँ भी बोलते हैं तो अगले जो नो बोलने वाले लोग हैं वहां से भी आपको बड़ी प्रोडक्टिविटी आने वाली है। तो अपना डेली का एक ट्रैक बनाइए। मैं 100 की बात नहीं करता हूं, मैं ये मान के चले मुझे 10 कॉल डेली करना है। बिलीव मी, अगर 10 कॉल का आप नाम के साथ साथ लिस्ट बना के तैयार करेंगे कि आज की 10 कॉल ये हैं, तो ये 10 कॉल अगर आपने किया तो 5-6 लोग ऐसे होंगे जो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। और अगर ये एक दिन पहले आप कर पाए तो उससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं। ये 5 लोग जब आपसे मिलेंगे तो इसमें से बहुत सारे लोग डेफिनेटली, अभी आपने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन करने का तरीका समझा है, एंड सही में अगर उसका 50% भी आप अपनी लाइफ में लागू कर पाए, तो आपके 5 के 5 लोग आपके साथ एसोसिएट होने वाले हैं। मैं कहता हूं कि अगर 3 लोग भी आपके साथ एसोसिएट हो गए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा महीने के अंदर बन सकता है। 30 दिन के अंदर आपकी 90 लोगों की नई टीम बन सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रैक मेंटेन कीजिए, और अगर आपके पास ये ट्रैक है तो आप कभी भी उस लॉ ऑफ एवरेज को चैलेंज कर सकते हैं। आप मेरे साथ बैठ सकते हैं और अनुराग जी के साथ फेस टू फेस बैठ सकते हैं, बिकॉज हमारी ट्रैवलिंग होती है, हम आपके शहर में भी आते हैं। आप दिखा सकते हैं कि सर देखिए 100 लोगों को मैंने कॉल किया और एक आदमी ने भी फोन नहीं उठाया। क्या ये पॉसिबल है? आप ये दिखाइए कि सर मैंने 100 लोगों को प्लान दिया, एक भी आदमी नहीं जुड़ा। क्या ये पॉसिबल है? आप ही बोलिए कि सर मैंने 100 लोगों को फॉलोअप किया और उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो लेकिंग हो रही है वो ट्रैक मेंटेन नहीं हो रहा है। आप अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, बहुत ही काम कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में काम हो नहीं रहा है। आप जो आपका बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। ये डेटा कलेक्ट कीजिए। आप अभी तक अपने आप को सांत्वना जो दे रहे हैं, आप अपने आप को जो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं बहुत काम कर रहा हूं, मैं बहुत सारे प्लान दे रहा हूं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप डेटा
इकट्ठा करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर दिक्कत कौन से स्टेज पे है और फिर उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो दिस वाज नंबर 4। तो जो लोग सफल हुए हैं अगर मैं देखता हूं तो उन लोगों ने सारे ट्रैक्स मेंटेन किए हैं, लिस्ट बिल्डिंग से लेकर फॉलो अप से लेकर डेट वाइज। अगर मैं बात करूं मेरे पास खुद की डायरी है, और अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि सर आज 22 तारीख को पिछले से पिछले महीने की 22 तारीख को आप कहाँ पे थे, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ मैं इस जगह पे था और ये काम मैंने किया, इस व्यक्ति को मैंने प्लान दिया, इस व्यक्ति से मेरी मीटिंग थी, तो सारी चीजें मैं मेंटेन करता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी ये ट्रैक मेंटेन करना चाहिए जो आपको एक्चुअल आपका स्टेटस दिखाता है, आप कहां पर कमी है, आपके द्वारा आपके एक्शंस में कहां पर कमी है, उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो कितनी प्रेजेंटेशन की, कितनी फॉलोअप्स हुए, कितनी मैच्योरिटी हुई, और वो किस तरीके से आपके रेजिडुअल इनकम बनाने में हेल्प करती है, ये सारी ट्रैक्स आप मेंटेन कर सकते हैं। एंड फाइनल फंडा, जो लोग इस प्रोग्राम के अंदर सफल हुए हैं उन लोगों की एक रणनीति और थी, वो हमेशा जूम कॉल का हिस्सा रहे, वो हमेशा लर्निंग सेशन का हिस्सा रहे, उन्होंने सीखा, अप्लाई किया अपनी लाइफ के अंदर, एंड फिर उनको कुछ चैलेंजेस आए, उन्होंने यहां से वापस सीखा फिर अप्लाई किया तो कुछ चैलेंजेस आए। जैसे अनुराग गेरा जी ने जो आपको जो चीजें बताई हैं, हो सकता है जब आप अप्लाई करें तो एक दो चीजें मिस हो जाएं, तो घर आके बोलेंगे अरे यार ये वाला तो मिस हो गया था, तो दोबारा उसको लर्न करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे, दोबारा लर्न करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे, एंड देन फाइनली उसको टीच करेंगे। तो जब ये लर्न अप्लाई एंड टीच, आपको सीखने से कुछ नहीं होने वाला। लास्ट वाली मीटिंग में भी मैंने बोला था, आप सीखेंगे, आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, लेकिन आप उसको अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो पड़ा पड़ा ज्ञान भी बेकार हो जाता है। दोस्तों सीखो, उसको अप्लाई करो, और फिर अप्लाई करने से केवल और केवल आप अपनी सामर्थ्यता को बढ़ा रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, अपने कैलिबर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन बेनिफिट तब होने वाला है जब आपके जैसे लोग डुप्लीकेट होंगे आपकी टीम के अंदर। अनुराग गेरा जी जैसे बहुत सारे लोग जब टीम के अंदर होंगे तो सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा होगा, कितना बड़ा पोटेंशियल एज एन एंटरप्राइज हमारा होगा, कितना बड़ा पोटेंशियल एज ए टीम हमारा होगा। तो सीखना है, उसको अप्लाई करना है। पहली एप्लीकेशन सही नहीं होती है, पहली बार आप जब अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है वो परफेक्टली वैसे होने वाला है, तो आपने वापिस आके उसको करेक्ट करना है, फिर सीखना है, फिर अप्लाई करना है, और जब आपको ऐसा लगता है यस इट इज वर्किंग, ये प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है, तो आप उसको अपनी टीम में टीच करना शुरू करें। तो टीचिंग इसको डुप्लीकेबल बना देती है, टीचिंग इसको डुप्लीकेशन की तरफ लेके जाती है, और जब ये डुप्लीकेशन होता है तो लेवरेजिंग होती है, तब स्केलेबिलिटी आती है, तब आपका धंधा आपके बिना काम किए भी बहुत तेजी से बढ़ता है। आज कई लीडर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर आज हमारा 5 लाख का बिजनेस चला, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, ऐसा ऊपर से दिखता है, लेकिन जो लोग सफल हुए हैं उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने सीखा है, उन्होंने अप्लाई किया है और अपनी टीम में उनको सिखाया है। आज सुजीत जायसवाल, आज एकलव्य सिंह, आज अगर हम बात करें अपने हकीम पासा जी, गणेश राजपूत जी, ये वो लोग हैं जो सीखते हैं और अगले दिन अपनी टीम के अंदर एक छोटा सा वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं और फ्रंट पे आके अपने लोगों को समझाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, अनुराग गेरा जी ने जो बताई, वो चीजें अगर आपको कोई और व्यक्ति बताएगा तो शायद आपको कम समझ में आएंगे, आप तवज्जो कम देंगे, लेकिन चूंकि अनुराग गेरा जी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, क्योंकि अनुराग गेरा जी को हम पर्सनली जानते हैं, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी है, तो हमें उनकी बात समझ में आती है। तो सेम चीज आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। हर एक व्यक्ति एक प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है। आप डेफिनेटली अगर आपको अपने लिए कोच हायर करना है स्विमिंग के लिए, तो आप ऐसे व्यक्ति को हायर करने वाले हैं जिसको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं करेंगे जो खुद भी सीख रहा है। तो आप सोचिए, जब आपकी डुप्लीकेशन की बात आती है तो आपकी टीम के व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो क्या है। अगर आप अपने आप को अनप्रोफेशनल, नवसिखिया, लेक ऑफ नॉलेज वाला व्यक्ति प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ तो गया है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जुड़ तो गया है लेकिन चीजों को डुप्लीकेट करने में असमर्थता जताएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सीखना है, अप्लाई करना है एंड प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल व्यक्ति अपने प्रोफेशन को हर रोज प्रैक्टिस करता है। प्रोफेशनल व्यक्ति जानता है कि मेरे प्रोफेशन के डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। डूज क्या मुझे करना है
डॉन्ट्स क्या मुझे नहीं करना है। उसको ये पता है कि मेरी धंधे के वसूल क्या है, बिजनेस का प्रिंसिपल्स क्या है, और उन प्रिंसिपल्स को वो जीता है। पहली बार वो सिस्टम के अंदर आता है एंड धीरे 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 जब वो सिस्टम को प्रैक्टिस करता है बैक टू बेसिक, डेली 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 सेम चीज करेगा, तो सिस्टम उसके अंदर आ जाता है। तब आप एक चलते फिरते इंस्टीट्यूट बन जाते हैं। तब आपसे लोग सीखना शुरू कर देते हैं। तब आपके लिए कोई स्पेशल एजेंडा, स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आपके अंदर ये सिस्टम आ जाता है, ये व्यवस्था ऐसी आ जाती है, तो आपके द्वारा बोले गए हर सब, क्योंकि आप तजुर्बेकार हैं, क्योंकि आपने सीखा है, क्योंकि आपने अप्लाई किया है, क्योंकि आपने रिजल्ट जनरेट किए हैं उस एप्लीकेशन के साथ, तो जब आप ये बोलते हैं, आपकी नॉर्मल वर्डिंग भी टीचिंग कहलाती है। एंड आपका जो सामने वाला एसोसिएट है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका गेस्ट है, वो आपके अंदर एक प्रोफेशनल व्यक्ति को देखना चाहता है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप बिजनेस को लूज कर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको बहुत बड़ा मदद करने वाले हैं। आपको पहली बात मैं दोबारा एक बारी बताना चाहूंगा, एक बारी रिपीटेड समरी, कि इसको एक बिजनेस के तौर पे ट्रीट कीजिए। अपने आप को एक प्रोफेशनल नेटवर्क एक्सपर्ट या ब्लॉकचेन एक्सपर्ट या क्रिप्टो एक्सपर्ट बनाइए, मानिए। और मानना और बनाने की जरूरत तब होती है जब आप सीखोगे, नई नई चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। दूसरा, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखिए कि आपके दिमाग में जब भी जो चीज आ रही है वो आपकी ग्रोथ की बात हो, ना कि आपका उदासीन रवैया हो। अगर आपको कोई नेगेटिव भी सुनने को आता है तो उसको पॉजिटिवली कैसे लेना है, उस पे आप बात कीजिएगा। उसको इस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। ज्यादा से ज्यादा सेल कीजिएगा। जिन लोगों ने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, उनकी सेल्स का रेशियो बढ़ा रहा है, तभी उनका बिजनेस स्केल हो पाया है। अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने की कोशिश कीजिए। प्री रिकॉर्डेड वीडियो हमारे पास बहुत सारी हैं, हम लोग लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। हमने एक मीथर यूनिवर्सिटी को फॉर्म कर लिया है, जो आपके लिए बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें सुजीत जायसवाल जी, एकलव्य जी, अनुराग गेरा जी, मेरी और बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल कर सकती हैं। जूम कॉल में कसम खाइए कि मैं रोज 1-2 लोगों को, अपने नए गेस्ट को जूम कॉल में प्लग करने वाला हूँ। यकीन मानिएगा, लॉन्ग रन में इसके बड़े रिजल्ट्स आपको नजर आने वाले हैं। सिस्टम और ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहिए और अपने एक्शंस को, अपने कार्यकलापों को ट्रैक करते रहिए। वो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। कभी भी आप चीजों को समराइज करेंगे तो वो आपको एक एक्चुअल आईना आपको दिखाएंगे। एंड द फाइनली इज लर्न करना है, अप्लाई करना है और सिखाना है, टीच करना है। तो ये एक गोल्डन ट्रायंगल है जो हम सभी के लिए मददगार साबित हो सकता है। और इसके लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारे दिमाग में एक चीज होती है, अरे यार मेरे को बोलना नहीं आता, अनुराग गेरा जी कितने अच्छे शब्दों को यूज करते हैं, ये सब तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं आएंगे। तो इट्स ओके। परफेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। परफेक्शन जब आपके अंदर आ जाता है तो वो आपको बंदिश में ला देता है। आपको लगता है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, लेकिन इम्परफेक्शन आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। यकीन मानिएगा, स्विमिंग करने के लिए आपको पूल के अंदर उतरना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत पानी भी आपकी नाक के अंदर जाएगा। छत पर करने के बाद ही आपको सीख पाएंगे। आप साइड में खड़े होके कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मैं एक्सपर्ट बन के स्विमिंग पूल में उतरूंगा और एक बार में उसको क्रॉस कर जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस ही आपको पॉसिबल करेगी। और तो ये ट्रायंगल अपनी लाइफ में एप्लीकेबल आपने करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। 125 लोग अभी भी बने हुए हैं। मैं अनुराग गेरा जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा आगे के उसके लिए। सर थैंक यू सो मच, आपने पेशेंस के साथ मुझे सुना। आई होप कुछ ना कुछ वैल्यू इस प्रेजेंटेशन ने आपकी लाइफ में ऐड की होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गागर में सागर वाला कंटेंट। और आई बिलीव कि आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ बेनिफिट मिला होगा उन व्यक्तियों को जिन्होंने आज अटेंड किया है। द बेस्ट पार्ट इज कि 80% से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अभी भी हमारे साथ आखिर में बने हुए हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम। तो दोस्तों, आज की बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं और दोबारा से हम एक नए ट्रेनिंग सेशन का जैसे ही नियर फ्यूचर में कंडक्ट करते हैं, आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इस वीडियो को, इस पूरी ट्रेनिंग को जल्द से जल्द हम मीथर यूनिवर्सिटी पर डाल देंगे और आप इस ट्रेनिंग को एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब आप अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ, अपने प्रोस्पेक्टिव लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किस क्वालिटी की ट्रेनिंग जो है वो शेयर करी जाती है हम लोगों के साथ, तो वो व्यक्ति भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। बिकॉज बेहतर ट्रेनिंग बेहतर रिजल्ट्स की नींव रखती है। तो अब अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ भी, अपने प्रोस्पेक्टिव
डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी, अपने रिस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। ये जैसा कि सर आपको बता रहे थे, एक टूल की तरह काम करेगा। ये आपका जो एक ऑटोमेटेड टूल की तरह काम करेगा, ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग के लिए, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प इससे मिलने वाली है। तो आज की बातचीत को हम यही विराम कर देते हैं, एंड बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों का साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई हमारे सीनियर लीडर है, जैसे मैं जगतार जी देख पा रहे हो, कोई भी और सीनियर लीडर, बिशन दास जी हैं, 2 शब्द अपने यहाँ पे कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं हमारे टीम को, हमारे नए लोगों को, तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। हमारा पार्ट यहाँ पे ओवर है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी कोई बातचीत रखना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो वी आर ओपन फॉर नेक्स्ट 5 to 7 minutes। तो आप अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं। प्लीज सर आप हैंड रेस कीजिए, हम आप लोगों को अनम्यूट कर देंगे। सुजीत जायसवाल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर आपका। साथ ही साथ आज हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर वीरेंद्र साजवान सर, जिन्होंने इतना अच्छा और इतनी सारी पॉइंट वाली बातें बताई। जैसे कि हम बात करते हैं ना, हमारा माइंड इसी तरीके से बना होता है कि हम कितनी भी चीजों को कितनी बार भी देख लें, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा हमारे माइंड में स्टोर नहीं रह सकती। और मैं भी ये सारी चीजों को एक बार देख चुका हूँ, लेकिन सर ने आज मुझे रिवाइज किया तो वापस से सारी चीजें मुझे आ गई। और जहां तक मैं समझता हूँ, आज के ट्रेनिंग के बाद से मेरा जो रिजल्ट होगा, एटलीस्ट 10 में से जैसे 11 रिजल्ट आ रहे थे, तो ये ट्रेनिंग के बाद 10 में से कम 13 रिजल्ट आएंगे। तो आप सभी लोगों का सर इस तरीके से हमारी वापस से पुरानी चीजों को रिवाइज करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है, और आने वाले टाइम में मैं भी अपने लोगों को काफी बड़े लेवल पे सपोर्ट करके एक अच्छे लेवल पर लेके जाऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सुजीत भाई। गणेश भाई ने भी हमारे यहाँ पे हैंड रेस किया हुआ है, तो गणेश भाई मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप प्लीज अपनी बातचीत रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर और अनुराग सर, दिल की गहराई से धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त मीटिंग। इस मीटिंग को स्पेशल नाम देना चाहूंगा सर, संजीवनी। सर जो भी इस मीटिंग को जिन बंदों ने अटेंड किया है, जितने भी पार्टिसिपेंट ने आज इस मीटिंग का लाभ लिया है, निश्चित तौर पर उनके रिजल्ट में ग्रोथ होने वाली है। बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन था, और ये सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो आपने जरूरत को समझकर अपने आप ही डिसीजन लेकर इस मीटिंग को आपने ऑर्गेनाइज किया सर, तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा, और सभी लोग इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। तो बस सर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बाकी ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना, बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सेशन रहा सर। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू वेरी मच गणेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर काइंड वर्ड्स। आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वक्त हो चुका है, आज की बातचीत को यही विराम देते हैं। बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे एक नई इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट साहब से कि आज के सेशन को प्लीज एंड कर दे वीरेंद्र सर।